जय हिंद। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये बता दें कि ये दिन वर्ष 1928 में सीवी रमन द्वारा किए गए रमन प्रभाव क्रांतिकारी खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और साल 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। आज उनको हम लोग याद कर रहे हैं। बता दें कि भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के लिए सबसे पहला प्रस्ताव 1886 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा पेश किया गया था, जिसके बाद 28 फरवरी 1987 को भारत में पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत है। विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने से विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो सकता है। आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के 525वें संस्करण में 25 फरवरी 2026 को आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु जैन जी हैं, जो आईएआरआई पूसा में प्रधान वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा और भी जो तमाम गेस्ट हैं, वो सब बात करेंगे कि किस तरह से हमारे देश में जो युवा हैं वो विज्ञान को करियर के रूप में कैसे उनको प्रेरित किया जाए, कितने स्कोप हैं। और बहुत सारे गणमान्य अतिथि आज विशेष तौर पर बुलाए गए हैं जो विज्ञान से संबंधित हैं। और खुद जो आज के को ऑर्गेनाइजर हैं वो भी इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। और वो हम लोगों के बीच में हैं उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, टीफा 26 हैं। टीफा 26 इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आरजेएस पीबीएच ने अगस्त तक के लिए एक टीम बना दिया है। और टीम इंडिपेंडेंस डे फंक्शन अगस्त 2026, यानी बहुत बड़े कार्यक्रम की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं गणतंत्र दिवस से लेकर और अगले स्वतंत्रता दिवस तक जितने भी कार्यक्रम होंगे वो हमारे ग्रंथ सातवीं सातवीं पुस्तक में, जो लगभग 200 या 200 से ऊपर पेजेज होंगे, उसमें ये दर्ज हो रहे हैं दस्तावेज के रूप में। तो आप सभी को मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आप सभी का स्वागत करते हुए विधिवत स्वागत करने के लिए जो हमारे आज के को ऑर्गेनाइजर हैं, क्योंकि हर अंक बढ़ता है जब कोई हमें सहयोग देता है, जिससे कि ये कार्यक्रम फ्लोर पर लाने में हमें मदद मिलती है। तो आज का कार्यक्रम चूंकि डॉक्यूमेंटेशन का कार्यक्रम होता है, प्री प्रोडक्शन भी होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में ये न्यूज़लेटर के अंदर 28 फरवरी को कनॉट प्लेस में होली मिलन समारोह जो फाग उत्सव है उसमें हम लोग इसको रिलीज करेंगे। और इसके बाद ग्रंथ जो है वो पुस्तक जो है सातवीं पुस्तक वो रिलीज होगी अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। तो उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, टीफा 26, सीनियर समाज सेवी हैं और आरजेएस के सक्रिय सदस्यों में से इनका नाम लिया जाता है। तो आदर पूर्वक मैं स्वागत करने के लिए सभी अतिथियों का आज के सहायोजक उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं। जी उदय शंकर। जी, जय हिंद। जय हिंद। आज टीफा 26 का को ऑर्गेनाइजर उदय शंकर कुशवाहा, आज की वेबिनार के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर रितु जैन जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली से हैं। मैं उनको स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य वक्ता जो है मदन जारा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर इन हिंदुस्तान टाइम्स। मैं उनको भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं मैं उदय शंकर मन्ना जी को, उदय कुमार मन्ना जी को, जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं और हम उनके साथ मिलके को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये मेरा दूसरा या तीसरा ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मैं। और मैं इस पे कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ। पहला ये जो हम करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पे, ये प्रोग्राम हमारा है जिसमें 28 फरवरी 1988 28 को मनाया गया था। यह दिवस भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव के आविष्कार किए जाने की याद में मनाया जाता है। नेशनल विज्ञान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य
उन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के में करियर बनाने में बनाने की सोच रहे हैं। साथ ही उनके नए विचारों को बढ़ावा देना है। युवाओं और लोगों को विज्ञान और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति जागरूक करना है। यह दिन विज्ञान के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण को रेखांकित करता है और युवाओं को अनुसंधान प्रौद्योगिकी, एआई और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसा अनुसंधान और विकास R&D में वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक या प्रयोगशाला तकनीशियन, भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में करियर बनाना हो तो उसके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तकनीकी और एआई के क्षेत्र में डेटा वैज्ञानिक, ऑप्टिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग और आईटी पेशेवर में भी इनका कैरियर बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी आदि में डॉक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, जैव चिकित्सा इंजीनियर और फार्मासिस्ट में बन सकते हैं। पर्यावरण और कृषि में पर्यावरण वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और मौसम विज्ञान आदि कैरियर की संभावनाएं हैं। अकादमिक और संचार में विज्ञान शिक्षक, प्रोफेसर और टेक्निकल लेखक बनने के संभावना है। बाकी और ये कृषि विज्ञान पे है। तो हम लोग जब खेती भी किया है, हमने गांव में जब रहे हैं तो खेती भी किया, लेकिन उस समय वैज्ञानिक तरीके से नहीं था जो इतनी प्रोग्रेसिव आज की डेट में है। नई बीज खाद वगैरह के बारे में बताई जाती है और मौसम विभाग वगैरह जो है सही टाइम से बताता है जो कब बारिश होनी है, कब क्या होना है। वो जिस समय हम लोगों ने खेती के कार्य में थे तो ये सब चीज़ हमें नहीं मिलता था। हम लोगों ने उर्वरक की खेती बहुत कम होती थी। लोगों ने जानवर, गाय भैंस बैल वगैरह को रखते थे, उसके खाद जो है गोबर होती थी उसको इकट्ठा करके खेतों में डालते थे। तो ये ऑर्गेनिक खेती पहले होती थी, लेकिन बीच में रासायनिक इतने बढ़ गए जो उससे होने लगा है। आज फिर ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोगों ने ध्यान दिया है और हमारे चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि जो हैं, इससे रिलेटेड बात करेंगे और सारी बात जो हम लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझा पाएंगे, जो ताकि हम उसका लाभ उठा सकते हैं। जितने हमारे मंच पे आए हुए हैं कृषि से रिलेटेड हैं, हमारे RS जी जो है गांव में कृषि खेती के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनको भी फायदा मिलेगा। हम लोग अपना जो है फायदा देखेंगे, हर कोई उसको चाहेगा। तो यही है हमारा कृषि वैज्ञानिक। और आज जो है कृषि मेला भी जो है लगा हुआ है, तो हमारे मन्ना जी कह रहे हैं जो कल हम जाएंगे वहाँ, तो वहाँ भी तरह तरह के कृषि आविष्कार किया गया है। अपना जो है मशीनरी से लेके सारा कुछ तक देखेंगे। किसानों के लिए बहुत अच्छा है। जब हम लोग करते थे तो हमारे पास पंपिंग सेट भी नहीं होता था, बोरिंग कहीं नहीं होती थी। आज जो है ट्यूबवेल वगैरह सब कुछ हो गया है, तो पानी वगैरह की सुविधा है। पहले लोगों ने कुएं से पानी निकाल के खेतों में डालते थे, या नदी या नहर होती थी वहां से लोग लेके कृषि के क्षेत्र में करते थे। आज हम गांव से शहर आ गए। शहर आके जो है हमने जो काम शुरू किया, मेरा काम वाटर प्रूफिंग और सिविल से रिलेटेड है। यहाँ मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। हमारे फादर साहब जो है यहाँ बहुत पहले आ गए थे और इस लाइन में रहे, और उनके नक्शे कदम पे चल के हम भी उस काम को आगे बढ़ाने के काम किया, और आज हम उस लायक हैं जो आप लोगों के सामने ये बात कह रहे हैं। और मेरा अपना जो है वाटर प्रूफिंग और सिविल से रिलेटेड काम है जी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यही रोकता हूँ, और मैं चाहूँगा जो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, और वो जो हैं हम लोगों को सही तरीके से, सभी लोगों को सही तरीके से इस पे प्रकाश डालेंगे। और तहे दिल से मैं रितु जैन जी और मदन जैरा जी, या हमारे उदय मन्ना जी हैं, और RS कुशवाहा जी हैं, इसमें जो है भानु प्रताप
कुशवाहा जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे जुड़े हुए हैं इससे। तो मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ। इधर सत्यनारायण कुशवाहा जी हैं, तो ये लोग सारे लोग जो है आज टीफा 26 में सम्मिलित हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा उन लोगों को टीफा 26 का सदस्य बने, और हमारे ग्रंथ 7 सातवीं ग्रंथ हमारी जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अगस्त में रिलीज होगा। और हमने फागुन की होली मिलन समारोह या कहिए फागुन का महोत्सव मनाने जा रहे हैं कनॉट प्लेस में। और हम लोगों ने 12 तारीख को मड़वा स्टूडियो में भी हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था टीपा 26 के। वहाँ मारवा संदीप मारवा जी और डॉक्टर के जी सुरेश जी जो अपना हैबिटेक सेंटर के डायरेक्टर हैं, वहाँ आए थे। और हम लोगों को टीफा 26 के पॉजिटिव मीडिया जो है उसको बहुत तहे दिल से स्वागत बात किया। और मारवा जी ने हम लोगों के लिए बहुत पूरा एक हॉल दिया हुआ था जिसमें हम लोगों ने मीटिंग की, बातचीत हुई टीफा 26 के उस पे। हम आरजेएसएस और पीवीएच पॉजिटिव मीडिया के थ्रू यहाँ तक हम लोग आ रहे हैं और इसको कर रहे हैं। और हम लोगों ने 21 तारीख को हमें स्वरूप नगर में स्कूल है ये अपना सिल्वर ओक, उसमें हम लोगों ने गए थे, मन्ना जी थे, हम थे, और हमें बुलाया गया था, चीफ गेस्ट बनाई गई थी। और वहाँ हम लोगों ने एक पुस्तक भेंट की थी जो हमारी छठी ग्रंथ है, उसको वहाँ के प्रिंसिपल और चेयरमैन हैं उनको हम लोगों ने एक पुस्तक भेंट किया था। और वहाँ भी हम लोगों को बहुत इज्जत मिली थी। इसी तरह से जो है आगे जो है हम लोगों ने प्रोग्राम देते रहेंगे। अब अगला प्रोग्राम मैं 14 अप्रैल 14 अप्रैल को अपना को ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें अंबेडकर जी की जयंती है और मैं अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे वो प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जी, सभी को बहुत बहुत जी। तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मन्ना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, निश्चित रूप से आपके पिताजी की श्रद्धांजलि आरजेएस पीबीएच इंडियन डायस्पोरा परिवार के साथ, देश विदेश के लोगों के साथ हम लोग उनकी पुण्यतिथि पे विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। और जैसा आपने सुना कि हम लोगों के मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु जैन जी हैं और कीनोट स्पीकर जो है मदन जयरा जी हैं। इसके साथ साथ निखिलेश मिश्रा जी जो हैं वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर JNNURM, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आरजेएस से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से दिलीप कुमार झा जी, जो कि हम लोगों की पुस्तक में अपने पिताजी जो परिवार के दिवंगत परिजन हैं उनको श्रद्धांजलि भी इन्होंने दिया है। जो पहली हम लोगों की ग्रंथ प्रकाशित हुआ है उसमें इनके माता पिता भी फोटो के रूप में हैं अंकित। तो एक तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो परिवार का भी इसमें, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दिलीप कुमार झा जी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, साइंस सेल, साइंस एंड इंडस्ट्रियल मैगजीन प्रोग्राम, आकाशवाणी, पार्लियामेंट स्टेट दिल्ली, नई दिल्ली। तो ये धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो इन सब लोगों के साथ मिलकर जब सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का खोज किया, तो वो 28 फरवरी का दिन एक ऐतिहासिक बन गया। तो उसी तरह से 25 फरवरी को जो ये साइंस दिवस हम लोग मना रहे हैं, और इसमें जो कुछ भी बातें होंगी वो भी डॉक्यूमेंटेशन में ऐतिहासिक हो जाएगा, दस्तावेज बन जाएगा। तो क्यों ना हम की नोट स्पीकर, जो कि मदन जयरा जी जो हैं वो पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक हिंदुस्तान के, तो उनको सादर आमंत्रित करते हो मुख्य वक्ता के रूप में आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के 525वें कार्यक्रम में। आज 25 फरवरी 2026 है। तो मदन जयरा जी, आपसे सुनने के लिए हम लोग बेताब हैं कि किस तरह से युवाओं को प्रेरित किया जाए साइंस कैरियर की ओर, और इसकी बहुत संभावना है। और महिलाओं को लेकर भी जो थीम रखा गया है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। जी मदन जयरा जी। जी मन्ना जी, बहुत नमस्कार आपको। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार, जो बाकी लोग हमारे जुड़े हैं चैनल से उनको भी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी आपने एक बहस का विषय, जो मैं देखता हूं कि अक्सर मैं तो मीडिया में हूं कि इस तरह के सब्जेक्ट आजकल मीडिया से भी गायब हो रहे हैं। तो आपने एक ऐसा सब्जेक्ट रखे कि कैसे बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जाए,
क्या उपाय उसके हो सकते हैं, कैसे उस पर चर्चा हो सकती है, ये विषय पर एक चर्चा रखी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरा जो आपने अपनी संस्था का नाम रखा है पॉजिटिव मीडिया, क्योंकि मीडिया अक्सर नेगेटिव होता है तो आप उसे पॉजिटिव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक और अच्छी पहल है। तो मीडिया को पॉजिटिव भी होना चाहिए, जहां नेगेटिव है वहां नेगेटिव भी हो, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच भी मीडिया को रखनी चाहिए। मैं मीडिया का आदमी इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मदन ये भी एक जयरा अच्छी जी, पहल आप तारीफ कर रहे हैं तो ये बड़ा है। अच्छा लग रहा है, क्योंकि मीडिया, पॉजिटिव मीडिया की तारीफ मीडिया वाले कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोगों के जी सर। मीडिया संस्थान वाले कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो इन खबरों जी को जनता तक अलग अलग राज्यों में पहुंचाते हैं, और यूट्यूब पे यह कार्यक्रम आपका लाइव हो रहा है। तो मैं लोगों के लिए जानना चाहूंगा मदन जडेजा जी कि जी आपके अपने अखबार का भी समर्थन मिलेगा पॉजिटिव मीडिया को? बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। थैंक यू। जरूर मिलेगा जी। तो जैसा कि सर आपने जो विषय रखा है कि कैसे बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई के लिए आकर्षित किया जाए, तो बहुत अच्छी इस पे एक चर्चा होनी चाहिए। मैं शुरू कर रहा हूं, इसकी बात अपनी बात में कहूंगा। तो पहले अगर हम एक मौजूदा परिदृश्य को देखें कि अभी विज्ञान की पढ़ाई में बच्चों का योगदान कैसा है, तो मुझे लगता है कि स्थिति अभी भी संतोषजनक कही जा सकती है, और उसे बेहतर किया जा सकता है। ये स्थिति तो हमेशा बनी हुई है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि आर्ट और कॉमर्स या विज्ञान की अगर पढ़ाई को देखें तो आधे बच्चे करीब करीब आज भी विज्ञान की पढ़ाई में जा रहे हैं, और आधे बच्चे कॉमर्स से या आर्ट से या दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो जैसे, और ये संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो परसेंटेज है विज्ञान पढ़ने वालों का धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए उतना तेजी से नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ रहा है। एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अगर हम आंकड़ों को देखें तो 2012 में देश भर में करीब 30,70,000 बच्चों ने साइंस की स्ट्रीम ली थी 2012 में, 12वीं कक्षा में। उसके बाद लेकिन 2022 के आंकड़े देखें तो ये संख्या बढ़कर 42 लाख हो गई थी। और इसी पीरियड में अगर हम आर्ट पढ़ने वालों की या कॉमर्स पढ़ने वालों की बात करें तो वो संख्या 2012 में जहां पर 30,90,000 थी, वहीं वो संख्या 2022 में 40 लाख हो गई। तो ये दर्शाता है कि जो साइंस पढ़ने वाले थे वो 42 लाख हो गए, और जो आर्ट पढ़ने वाले थे वो 40 लाख हो गए। तो 2 लाख साइंस पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई। तो एक तो इंडिकेशन ये है कि साइंस पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, साइंस की पढ़ाई में अगर हम देखें तो इसमें जो राज्यवार है, हर राज्य में इसका वेरिएशन हमें मिलता है। अगर हम 3 स्टेट देखें जो सबसे बेस्ट, जहां पर साइंस पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, तो वो 3 स्टेट साउथ के हैं। आंध्र प्रदेश में जो 12वीं के बोर्ड में करीब 76% बच्चे साइंस की पढ़ाई करते हैं, साइंस स्ट्रीम लेते हैं। और इसी प्रकार तेलंगाना में 65% बच्चे साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं, और तमिलनाडु के बोर्ड में ये परसेंटेज 62% है। तो ये 3 राज्यों का, मैंने जो 3 बेस्ट राज्य हैं उसका एग्जाम्पल दिया। और अगर हम 3 वर्स्ट राज्य देखें तो इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति पंजाब की है, जहां पर सिर्फ 13% बच्चे साइंस की पढ़ाई करते हैं 12वीं में। और दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है, जहां पर सिर्फ 15% बच्चों ने साइंस की पढ़ाई की थी। तीसरे नंबर पर असम आता है, जहां पर ये परसेंट 17% है। तो एक साउथ वर्सेज नॉर्थ का भी इसमें एक एंगल दिखता है कि दक्षिणियों के राज्य में साइंस पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं, वो ज्यादा अवेयर है अपने कैरियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर। नॉर्थ में थोड़ा कम है। तो ये जो एक डिवाइड है, एक जो ये अंतराल है, काफी गैप है, इस गैप को भी संबोधित करने की जरूरत है। हमें साउथ के आंकड़े अच्छे हैं, उससे हमें प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन जो नॉर्थ में आंकड़े हैं, उत्तरी राज्यों के आंकड़े हैं, उनको देखकर हमें चिंतित भी होना चाहिए। तो कुल मिला के एक नेशनल एवरेज करीब करीब आधे आधे का रहता है, लेकिन अगर राज्यवार देखें तो नॉर्थ में स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। जो होनी चाहिए थी वो 50% से काफी नीचे है। तो ये एक क्षेत्रीय वेरिएशन है। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हुई। अच्छी बातें ये हुई कि जो लड़कियों की हिस्सेदारी है साइंस की पढ़ाई में, लड़कियों की हिस्सेदारी लड़कों से अच्छी पाई गई है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कुल ये 22 के आंकड़े हैं कि 58,95,000 छात्र 12वीं कक्षा में जिन्होंने एडमिशन लिया था, तो उनमें से 27,40,000 बच्चे, 40,000 लड़के थे जिनने साइंस ऑप्ट की। ये जो 58,95,000 में बच्चे बता रहा हूं, ये सारे साइंस पढ़ने वाले थे। इनमें से जो लड़के थे वो 27,40,000 थे, और जो लड़कियां थी वो 29,80,000 थी। तो ये दर्शाता है कि जो लड़कियां हैं वो साइंस को कैरियर के रूप में कहीं ज्यादा चुन रही हैं, कहीं ज्यादा उसको ले रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है, क्योंकि कई जगह हमें ये लगता है कि महिलाएं पीछे हैं पढ़ाई में, लेकिन अगर हम साइंस की पढ़ाई करें तो इसमें
महिलाएं जो लड़कियां हैं वो आगे हैं। और अब ये तो एक 12वीं तक के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम आगे की एजुकेशन की बात करें, कई स्ट्रीम ऐसी हैं जहां पर लड़कियों का फीमेल का बोलबाला है, औरतों का बोलबाला है, खासकर बायोमेडिकल क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में, या जो जैव विज्ञान जिसके क्षेत्र में कहते हैं, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो नर्सिंग हो, वहां पर बहुत सारा जो हिस्सेदारी है वो लड़कियों की सबसे ज्यादा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि जैसे साउथ के स्टेट में ज्यादा बच्चे साइंस पढ़े हैं, उसी प्रकार जो ओवरऑल हम एवरेज देखते हैं तो लड़कियां ज्यादा साइंस पढ़ी हैं, ये दूसरी अच्छी बात है। लेकिन नॉर्थ के राज्यों में साइंस पढ़ने वाले कम है, ये एक नकारात्मक बात है जिसको हमें बेहतर करना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम उच्च शिक्षा में देखें तो हायर एजुकेशन सर्वे भारत सरकार ने किया था, शिक्षा मंत्रालय इसे करता है, हर 2-3 साल में एक बार सर्वे करता है। तो उसके जो 22-23 के सर्वे के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जो ग्रेजुएशन है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जहां पर बीए या बीएससी की पढ़ाई होती है या बीटेक की पढ़ाई होती है, तो 35% बच्चे जो उसमें आर्ट की पढ़ाई करते हैं, बीए करते हैं, और 13% बच्चे कॉमर्स की पढ़ाई उसमें करते हैं। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो बीएससी करने वाले बच्चे हैं 15% हैं, और इंजीनियरिंग करने वाले 12% हैं, 4% मेडिकल में जाते हैं, 4% कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि साइंटिफिक स्ट्रीम के बच्चों की संख्या तो वो भी 35% करीब बैठती है। तो यानी हायर एजुकेशन में भी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उसमें भी जो साइंस पढ़ने वाले हैं करीब करीब उतने ही हैं जितने आर्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन कॉमर्स को मिला दिया जाए तो वो आर्ट और कॉमर्स पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है। लेकिन 35% हिस्सेदारी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन बहुत खराब नहीं है, इसको और बेहतर करने की जरूरत है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे हम बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें। और अगर साउथ में साइंस बच्चे ज्यादा पढ़े हैं तो उनके पास आखिर प्रेरणा का क्या स्रोत है, अगर नॉर्थ में बच्चे कम पढ़े हैं तो इसकी क्या वजह है, ये भी एक चिंता की बात है, ये भी विचार करने वाली बात है। तो इसमें 2-3 चीजें हमें देखनी होंगी। मेरा अपना मानना है कि इसके पीछे 4 ठोस कारण हैं जिससे जो साइंस में बच्चे कम पढ़ रहे हैं या कोई बच्चा अगर साइंस ऑप्ट नहीं कर रहा है तो उसके पीछे 4 प्रमुख वजह हैं। अगर उन वजहों पर काम किया जाए, और कुछ वजह उसमें है जो परिवार के लोग काम कर सकते हैं, कुछ वजह है जो जिसमें सरकार का रोल है, कुछ वजह है जहां पर इंस्टीट्यूशन का रोल है, तो कुछ वजह है जहां पर सरकार को अपनी पॉलिसी में चेंज लाना होगा। तो ऐसे में देखें तो पहली बात है जो एक है कि साइंस को लेके बच्चे में शुरू से ही रुचि पैदा करनी होगी, उसकी जिज्ञासा बढ़ानी होगी। तो ये कैसे हो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रुचि, जो अगर साइंस बच्चा पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी रुचि है, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसकी उसमें रुचि नहीं है, तो रुचि उसमें कैसे जगाई जाए। अब मुझे पढ़े हुए तो खैर बहुत साल हो गए, पहले जैसे बहुत हम जब छोटी कक्षा में पढ़ते थे तो हमारे उसमें जब 4th-5वीं में आते तो उसमें छोटे छोटे लेसन होते थे, बड़े अच्छे लेसन होते थे। विज्ञान आओ करके सीखें कि एक कैसे वो पानी का कंकड़ डाला, पानी ऊपर उछलता है, या कैसे वो सेब नीचे गिरा और उसको कैसे उसका ध्यान उस पर गया कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इस तरह की जो चीजें पढ़ाई जाती थी छोटी कक्षाओं में, तो वो बच्चों में जिज्ञासाएं पैदा करती थी। अब आजकल तो सारा यूट्यूब और ये सोशल मीडिया का है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें जो यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाती हैं। अगर उसका प्रॉपर अच्छा यूज किया जाए सोशल मीडिया का तो कई इसमें फायदे भी हैं, रुचि भी पैदा कर सकती हैं। अगर उसका मिसयूज किया जाए तो उसके नुकसान ज्यादा है। तो इस प्रकार ये रुचि कैसे पैदा हो बच्चे में, कैसे जब वो 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं साल का है या 5वीं 6ठी में पढ़ रहा है, उसमें कैसे विज्ञान के प्रति एक रुचि पैदा की जाए, इसको ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि एक तो इसके जो उसके जो कोर्स के पाठ हैं वो रोचक होने चाहिए, और उसमें थोड़ा बहुत विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करने वाले होने चाहिए। आखिर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, और है भी एनसीईआरटी की किताबों में ऐसी चीजें हैं भी, थोड़ी थोड़ी उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो पहली चीज तो इससे रुचि पैदा होगी। दूसरा, इसमें माँ बाप का भी, परिवार का भी रोल है कि जैसे कोई आजकल इतने बहुत सारे हमारे पास गैजेट्स हैं, बहुत सारे हमारे पास सिस्टम बहुत सारे हो गए, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, हर चीज विज्ञान आधारित हो गई है। और चाहे वो हम पेमेंट करते हैं वो भी एक साइंटिफिक तरीका है पेमेंट करने का, आज हम ऐसे क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बच्चों को दिखा के, बच्चों से साझा करके कि कैसे ये सिस्टम काम करता है, कैसे ये दुनिया बदल रही है, कैसे पहले बैंक में किस तरह काम होता था, आज कैसे काम होता है। आज पहले चेक होते थे, वो चेक गायब हो गए, पहले कैसेट बजते थे, फिर वो दूसरी पेन ड्राइव होते थे, आज सब वो सिस्टम खत्म हो गया। तो किस प्रकार टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसको लेके थोड़ा माँ बाप भी बच्चों में चेतना पैदा कर सकते हैं।
तो विषय यह है कि अभिरुचि बच्चे में पैदा की जाए, कि उसकी जिज्ञासा बढ़े कि ये कैसे होता है, तो उसको साइंस पढ़ने में उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी। ये सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे में अभिरुचि पैदा की जाए। दूसरी बात है कि एक जो डर पैदा कर दिया जाता है बच्चे के मन में कि भाई अच्छे नंबर लाने हैं और उसको पास होना है, कहीं फेल होने का डर पैदा कर दिया जाता है। ये एक डर पैदा कर दिया जाता है कि साइंस बहुत कठिन है, बहुत जटिल विषय है, आप समझ नहीं पाओगे, गणित इतना कठिन है कि नहीं समझ पाओगे, केमिस्ट्री फिजिक्स इतना कठिन है कि नहीं समझ पाओगे। एक बच्चे में बाहर एक, जब भी हम भी छोटे थे कि एक इस तरह का माहौल रहता था कि भाई अगर साइंस पढ़ोगे तो भैया फेल हो सकते हो तुम 10वीं में, और अगर आर्ट पढ़ोगे तो आसानी से पास हो जाओगे। तो ये एक जो भय का माहौल बना दिया गया है, एक डर का माहौल बना है, इस माहौल को दूर करना होगा। देखिए, अगर स्टूडेंट पढ़ाई करेगा तो वो साइंस भी अच्छी पढ़ लेगा, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो आर्ट में भी फेल हो जाएगा। ये बात परिजनों को भी समझनी होगी और ये बात जो स्टूडेंट हैं उनको भी समझनी होगी कि सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने मन लगा के पढ़ते हैं, कितना टाइम आप अपने पढ़ाई को देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप चाहोगे कि हम साइंस नहीं पढ़े, आर्ट पढ़ के हम ऐसे ही निकल पास हो जाएंगे, बिना पढ़े पास हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैथ्स में अगर आप, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो साइंस में है उसमें बहुत अच्छा मौका रहता है, कई बार तो आर्ट में ज्यादा टफ रहता है, क्योंकि आप आर्ट में अगर हिंदी पढ़ते हैं तो आपके नंबर 50 में से 50 ला पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आप 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं। तो ये जो एक मिथ बन गया कि साइंस बहुत जटिल है, उसमें फेल होने का खतरा ज्यादा है, इस डर को बच्चों के मन से निकालना होगा और उनको ये बताना होगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो साइंस तो एक सब्जेक्ट तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप एक बार साइंस की पढ़ाई में, साइंस की पढ़ाई की रोचकता में अगर आ गए, उसकी पढ़ाई में आपका एक, उसकी जो एक रोचकता होती है साइंस की पढ़ाई में, आप उसमें कहते हैं कि उसमें एक आत्मसात हो गए, तो उसके बाद आपको सबसे आसान पढ़ाई वही लगेगी और उस साइंस की पढ़ाई में आपकी जो सोच है वो भी उसी प्रकार से विकसित होते जाएगी, जो जो आपकी उम्र बढ़ेगी, जो जो आपका तजुर्बा बढ़ेगा, जो जो आपकी कक्षाएं बढ़ेगी। तो ये एक दूसरा पॉइंट है कि हमें इस डर को, इस मिथ को, इस धारणा को हटाना होगा कि साइंस में फेल होने का खतरा ज्यादा है, डर हो सकता है। ये ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेगा, और अगर वो मेहनत नहीं कर रहा है तो वो फिर आर्ट में पास नहीं हो सकता। तो इस धारणा को अभिभावकों को भी बदलना होगा, स्कूलों में भी बदलना होगा, और जो पढ़ने वाला है उसको भी बदलना होगा। और एक सबसे बड़ी रोचक बात है, हम लोग, मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ा है, उस समय वहां पर क्या होता था, 9th कक्षा से ही साइंस स्ट्रीम तय हो जाती थी। यहाँ सीबीएसई में मैंने देखा है कि जो साइंस की स्ट्रीम है वो 12वीं के बाद तय होती है, सॉरी 10वीं के बाद तय होती है। 10वीं तक सबका जो सब्जेक्ट कॉमन रहता है, और 10वीं पास करने के बाद फिर कुछ बच्चे साइंस ले लेते हैं, कुछ आर्ट ले लेते हैं, कुछ कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि यूपी बोर्ड में अभी वो सिस्टम है या नहीं है। जब मैं पढ़ता था उस समय यह था कि 8वीं के बाद ही ये डिसाइड हो जाता था कि आपने साइंस पढ़नी है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है, वो 8वीं के बाद ही डिसाइड हो। तो 9th में साइंस का अलग क्लास चलती थी और आर्ट की अलग चलती थी और एग्रीकल्चर की अलग चलती थी, मेरे जो स्कूल था, जो कॉलेज था। तो वहां पर वो सिस्टम मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावी था, क्योंकि सीबीएसई और दूसरे तमाम बोर्डों में जहां पर 11वीं से साइंस शुरू होता है, वहां पर 10वीं तक की पढ़ाई बहुत आसान है। 10वीं के बाद जैसे ही बच्चा साइंस लेता है तो एकदम से उसको पे बहुत हैवी लोड उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन जहां पर 9th से ही साइंस हो जाती थी, वहां पर बच्चा 9th 10th आते आते उस पर सेटल हो जाता था और 11th और 12th की पढ़ाई वो बहुत आसानी से करता था। और उस समय 10th का जो बोर्ड होता था वो ज्यादा टफ माना जाता था बनिस्बत की 12th। अब आज की डेट में जो छात्र है उसका, अगर हम सीबीएसई के छात्र की बात करते हैं, उसका पहला जो सामना बोर्ड से होता है वो 12वीं में होता है, और पहले जो साइंस की पढ़ाई शुरू होती है उसकी 11वीं में शुरू होती है। तो उसको थोड़ा इसकी पढ़ाई जटिल लगती है। तो मुझे लगता है कि वो सिस्टम ज्यादा बेटर था, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो सिस्टम 9th से साइंस पढ़ने का ज्यादा बेटर था। तीसरी बात यह है कि साइंस में कैरियर की संभावनाएं कहीं ज्यादा है। एक मैकिन्सी का एक सर्वे है, वो ये कहता है कि जितनी भी रोजगार है दुनिया में, उसमें से 60 से 70% जॉब जो है साइंस की पढ़ाई वाले हैं। तो साइंस में करियर की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और इस बात को कैसे बच्चों को एक समझाना चाहिए, मतलब मैं कहूंगा कि उनको ठूसा नहीं जाए, उनको दबाव न बनाया जाए, उसको एक समझाया जाए कि भाई अगर साइंस आप पढ़ते हैं, साइंस में आप मन लगाते हैं, तो आपके लिए कैरियर की अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है। ये बात अगर स्टूडेंट धीरे धीरे आत्मसात कर ले, अगर वो 10वीं तक आते आते बात समझ जाए कि साइंस में कैरियर बेहतर रहता है,
तो मुझे लगता है कि उसका जो खुद का आकर्षण है साइंस की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि आखिरकार जो पढ़ाई करता है तो वो करियर के लिए करता है। उसे लगता है कि देर से देर उसे अपना करियर बनाना है और उसे एक अच्छी जॉब करनी है और एक अच्छा या आगे पढ़ाई करनी है, तो हायर एजुकेशन करनी है, तो उसे उच्च शिक्षा में जाना है। तो उसके लिए एक अच्छी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक अच्छा एक आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। तो अगर एक कैरियर को एक रोड मैप के रूप में स्टूडेंट अगर आठवीं नौवीं 10वीं में जब बच्चा आता है तो वो एक धीरे धीरे उसमें समझदार होना शुरू हो जाता है, हल्की हल्की मैच्योरिटी आती है, अपने कैरियर को लेकर सोचने लगता है, विचार करता है, डिस्कस करता है अपने साथियों से, परिवार में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। माँ बाप को भी देखते हैं कि उसमें क्या इंटरेस्ट जग रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट को ये बताए जाने की जरूरत है, ये समझाए जाने की जरूरत है कि साइंस में कैरियर बहुत बेहतर है, साइंस में अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है। और इसलिए अगर वो साइंस को अपनाता है तो उसके लिए आगे फ्यूचर में एक अच्छी संभावनाएं आ सकती हैं। और उसको ये भी समझाने की जरूरत है, आज वो जो मेहनत करेगा एक साइंस की पढ़ाई करके और उसको 10 साल बाद उसको जो उसका आउटकम मिलेगा, उसका जो नतीजा मिलेगा, एक अच्छा कैरियर होगा, तो वो उसके लिए पूरी एक जिंदगी को सफल बनाने का तरीका बन जाएगा। तो ये बात उसको एक काउंसलिंग के जरिए एक बहुत अच्छे तरीके से प्यार से समझाए जाने की जरूरत है। तो अगर उसको समझाया जाएगा तो वो भी जो छात्र का व्यक्तिगत रुझान है वो भी इस तरफ बढ़ेगा। जी जी। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और जो मैं कह रहा था कि साउथ में ये जो साइंस पढ़ने वाले ज्यादा हैं, शायद उसकी वजह वही है। जो साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए वो क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें उसके लिए होनी चाहिए। एक तो दो चीजें उसमें, एक तो किताब क्षेत्रीय भाषाओं में हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो और कोई भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा। दूसरी ये है कि जो पढ़ाने वाला है वो भी उसे क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाए। साउथ में अगर बच्चे साइंस पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, तो वो क्षेत्रीय भाषाओं में ज्यादा साइंस पढ़ते हैं, वहां पे क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाता है, पढ़ाने का तरीका है। और मुझे लगता है कि किताबें भी वहां पर काफी हद तक क्षेत्रीय भाषाओं में अवेलेबल है। और हिंदी में अभी तक किताबें साइंस की बहुत कम अवेलेबल है और प्रयास हो रहे हैं। अब तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी, मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में करने की तरफ सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। मुझे नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट अभी रिजल्ट क्या सामने आए, लेकिन कदम उठाए गए हैं। और अगर साइंस की पढ़ाई को प्योर तरीके से क्षेत्रीय भाषाओं में कर दिया जाए तो ये जो हम कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो साइंस की पढ़ाई होती है ज्यादातर वो अंग्रेजी में ही होती है और उसकी किताबें भी मैक्सिमम अंग्रेजी में है, या हिंदी हिंदी में थोड़ा बहुत आ रही है, लेकिन ज्यादातर किताबें अंग्रेजी में। अगर वो किताबें क्षेत्रीय भाषाओं में हो, जो बच्चे का उसका डर भी खत्म हो जाएगा और उसको बेहतर तरीके से समझ भी पाएगा। अब क्षेत्रीय भाषाओं में होने का मतलब क्या है, वो विस्तृत रूप से ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए। जैसे आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अगर कोई किताब है उसको आप अंग्रेजी से है हिंदी में ट्रांसलेट कर दो तो वो तो बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगी, रातों रात हो जाएगी। लेकिन उस तरह का ट्रांसलेशन नहीं चाहिए कि वो कि हिंदी में भी समझ में ना आए। उसको ओरिजिनली हिंदी में क्रिएट करना होगा, हिंदी में लिखना होगा। जैसे 8वीं से नीचे की किताबें हिंदी में लिखी गई हैं तो ओरिजिनल तरीके से लिखी गई हैं, तो बहुत अच्छी लिखी गई। जैसे मैं बता रहा था कि प्राइमरी में या 6th 7th में पढ़ते थे, जो विज्ञान के पाठ होते थे बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के वो लिखे होते थे, क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सपर्ट जिस भाषा में वो ओरिजिनल भाषा में ही उस किताब को क्रिएट करते हैं। अगर वो उर्दू में किताब लिखनी है तो वो उर्दू का ही एक्सपर्ट उसे लिखता है, हिंदी में लिखनी होगी तो हिंदी का एक्सपर्ट लिखता है, अंग्रेजी में लिखनी होगी तो अंग्रेजी का एक्सपर्ट लिखता है, वहां जी पर जी ट्रांसलेशन जी है ना। तो जी ये जो चीजें हैं, अगर ओरिजिनल किताब हिंदी जो साइंस की है या मैथ की है वो क्षेत्रीय भाषाओं में हो तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। और साउथ के स्टेटों में जो ये पढ़ाई जा रही है, जो साइंस स्ट्रीम ज्यादा ले रही है, और वहां तो मैंने साउथ के स्टेटों में मेडिकल की भी काफी हद तक पढ़ाई जो है लोकल लैंग्वेज में होती है। और कई वहां पर जो मेडिकल की पढ़ाई करता है, अब तो ये नीट जब से हुआ है वो कॉमन होने लग गया है, लेकिन पहले वहां पर जो मेडिकल की पढ़ाई तक होती वो भी रीजनल लैंग्वेज में हो रही थी। तो ये जी चीजें जो है तो क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए पढ़ाई, क्योंकि ये जो एक अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है स्टूडेंट पे, तो इससे भी वो कई बार स्टूडेंट भागने की कोशिश करता है। आप अगर मैं तो मीडिया में अक्सर ये घटनाएं आती हैं कि नीट के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जेई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पर उनको इतना रटाया जाता है, इतना रटाया जाता है कि वो टेस्ट क्वालिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन जब फिर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो फिर उनके सामने दिक्कत आती है। तो बहुत सारे मामलों में फिर सुसाइड जैसी घटनाएं होती हैं, फिर बच्चे कई बार बीच में फेल हो जाते हैं। तो ये बहुत चुनौती भरी स्थिति है। तो बेस्ट ये है कि अगर क्षेत्रीय भाषाओं में दें, अगर ये जो एक एक, एक भ्रम फैलाया गया है कि नहीं अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है और वो अंग्रेजी में ही होना चाहिए, वो ठीक है, लैंग्वेज सब अच्छी है, हम ये नहीं कह रहे कोई खराब लैंग्वेज है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई
जापान का डॉक्टर जापानी में पढ़ता है, फ्रांस का फ्रेंच में पढ़ता है। तो ये लोग तो ऐसा तो नहीं है कि सक्सेस नहीं, रसिया में पूरा मेडिकल की पढ़ाई रशियन में होती है। हमारे देश के जो बच्चे जाते हैं जी पहले वहां रशियन, जी फिर वहां मदन से, जयरा जी, जी, मैं थोड़ा फिर वो, चाहूंगा कि और भी हाँ, वक्ता हैं। बस बस लास्ट में खत्म कर रहा हूँ। फिर उसकी वो पढ़ाई वहां पर करते हैं। तो चौथा मेरा पॉइंट यही था कि क्षेत्रीय भाषाओं में अगर इसको रखा जाए, साइंस की पढ़ाई को, तो बच्चों का रुझान इसकी तरफ और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं पर हमें काम करने की जरूरत है, कुछ अपने लेवल पे, कुछ अभिभावकों के लेवल पे, कुछ सरकार के लेवल पे। तो इसी के साथ जी मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ तो मदन जयरा जी, जो नई शिक्षा नीति है उसमें त्रिभाषा फार्मूला भी लागू किया अच्छी गया है, उसका उसमें असर बात है, पड़ेगा आने तो वाले दिनों में। इम्प्लीमेंट कोशिश की जा रही है, उसमें उसका जिक्र है जी, निश्चित रूप से। जी जी। तो आगे ये भी बताना बहुत अच्छा, मदन जयरा जी जो हिंदुस्तान दैनिक अखबार के पॉलिटिकल एडिटर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया का ही ये मंच है, पॉजिटिव मीडिया का, उसकी आपने तारीफ भी की, इसके लिए तो हार्दिक धन्यवाद आपका। और जैसा आप बच्चों की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से गार्जियन भी जागरूक होने चाहिए। और हमारे देश में साक्षरता खास करके किसी किसी राज्य में बहुत कम है, लेकिन जो रुचि है, जो एप्टीट्यूड है, वो स्कूल भी बच्चों का समझें और बिल्कुल, गार्जियन भी समझें, क्योंकि बच्चा, बिल्कुल, पहली पाठशाला तो माता ही होती है, घर ही होता है। तो बच्चे की रुचि जिसमें है, उसी में बच्चों को आगे बढ़ने दें। और वो शायद करियर को लेकर गार्जियन चिंतित रहते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी इस विषय से, चित्रकारी करेगा या एक्टिंग लाइन, या तो गार्जियन नाराज हो जाते हैं कि इसका कोई स्कोप नहीं है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये सब है जो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि हर विषय को अगर चाहते हैं तो आप इस तरह का करिकुलम लाएं जिसको पढ़ने के बाद नौकरी, आजकल तो बेरोजगारी इतनी है कि बड़ी, गार्जियन को भी दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी कभी कभी सरकार की तरफ से आ जाती है, छोटे बच्चों की पढ़ाई को रोचक और आसान बनाने के लिए एनसीईआरटी ने एआई आधारित ई मैजिक बॉक्स ऐप लॉन्च किया है अभी अभी। और ये प्लेटफॉर्म 3 से 8 साल के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जहां वे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए खेल खेल में सीख सकते हैं। स्मार्ट एआई बॉट बच्चों के सवालों का सरल भाषा में जवाब देता है और उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता है। तो ठीक है, एआई का उपयोग हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अब चलते हैं हम लोग मुख्य अतिथि के पास, क्योंकि इनके पास, इनके पिटारे में बहुत कुछ है। ऋतु जैन जी, अ, हम लोगों के मुख्य अतिथि जो हैं, डॉक्टर ऋतु जैन जी, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पूसा कैंपस नई दिल्ली। इस वक्त 25 से 27 तक कृषि विज्ञान मेला भी चल रहा है, तो वहां पर भी बहुत किसान के लिए भी लाभदायक होगा ये जानकारी भी लेना कि वहां पर किस किस तरह के अ, हमारे वैज्ञानिकों ने उन चीजों को, उन्नत किस्म के बीजों का बड़ा आकर्षण रहता है खास करके। तो डॉक्टर रितु जैन जी, सादर स्वागत है आरजेएस पीबीएच के 525वें संस्करण में। धन्यवाद। डॉक्टर रितु जैन जी, जय हिंद, धन्यवाद उदय मदन स्वागत। जी, और सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आभारी हूँ आरजेएस पीबीएच की कि मुझे इतना एक सम्मान दिया, कि आपने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया। और आज का जो विषय है आपका, ये बहुत ही अच्छा है। साइंस का जो करियर के लिए बच्चों के एक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, साइंस क्या है? साइंस है आपकी जिज्ञासा। क्या है विज्ञान? मतलब जिज्ञासा। हर चीज जिज्ञासा से शुरू होती है। ये क्यों होता है? आसमान का रंग नीला क्यों है? और सेब, अगर बच्चे देखते हैं कि सेब अगर खाते हैं और आधा सेब छोड़ दिया जाए, तो बोलते हैं भूरा क्यों हो गया, इसका रंग क्यों बदल गया? तो इस तरह की जो चीजें हैं, बहुत ही इंक्विजिटिव, जो बच्चों में एक चाहत रहती है जानने की, अगर हम उन्हें बचपन से ही उन सब जिज्ञासाओं का जवाब देना शुरू करें, तो शायद उनकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी, और उनको हर चीज में दिखाई देगी साइंस, कि हाँ, ये इसके पीछे कोई कारण है, ये कारण क्या है, उस कारण को जानने की चेष्टा की जाएगी। तो वो जो चेष्टा बच्चे करते हैं, तो अगर हम अभिभावक उनके प्रश्नों का जवाब देंगे, तो वो बहुत खुश होंगे। साथ ही साथ जो हमारे अध्यापकगण हैं, उनसे भी बच्चे अगर सवाल करें, और जितने भी अध्यापकगण हैं वो बच्चों के सवालों को ये ना बोलकर टाल दें कि ये अभी आपके लेवल का नहीं है और इसको अभी आप मत पूछिए, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आपको बताएंगे, तो नहीं।
बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, ताकि वो आगे क्रिएटिव वे में सोचे, वो नई नई बातें सोचे और उन सबको सॉल्व करने का तरीका भी ढूंढे। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्यूरोसिटी, बच्चे में वो जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात कि साइंस जो करियर है, साइंस हर चीज में साइंस है। देखिए, आज हम खाना खाते हैं, किसान खाना उगाता है, पौधे उगते हैं, उसमें भी साइंस है। हम फर्टिलाइजर कितना डालते हैं, हम पेस्टिसाइड कैसे यूज करते हैं, हम कौन सी वैरायटी डेवलप करते हैं, किस वैरायटी में न्यूट्रिशन ज्यादा है, और हमारी थाली में पोषण कैसे ज्यादा हो। दालों में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सीरियल्स में, और फैट्स जो हैं वो हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिलते हैं, प्लांट सोर्सेज से भी। तो ऑल दीज थिंग्स, व्हाट आर दीज, ये सब साइंस ही है। तो विज्ञान जो है, ये विज्ञान सिर्फ इसी बात तक सीमित नहीं है कि हाँ हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या हमें सिर्फ एआई कंप्यूटर साइंस करना है, या फिर हमें मेडिकल के क्षेत्र में जाना है। तो यही सब चीजें जो हैं, ये नहीं बताती कि आप यही साइंस है, इसके अलावा भी बहुत सारी साइंस है। देखिए, जैसे अब मोबाइल का इस्तेमाल हो गया, इंटरनेट का इस्तेमाल हो गया, एआई का इस्तेमाल हो गया, आपकी जितने भी डिजिटल पेमेंट सोर्सेज हैं उसके लिए आप क्यूआर कोड यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, ये सब विज्ञान की ही देन है। ठीक है, विज्ञान जो है वो एक बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है विद्यार्थियों के लिए। जैसे कि हमारे जो अभी प्रवक्ता थे, ये मदन जयरा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपने भाषण में बताया कि लोग कैसे कैसे बच्चे साइंस चूज कर सकते हैं, और कौन कौन उनको साइंस वाला जो विषय है वो लेने में प्रेरित कर सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब रेशो जो है, वो पहले ये था कि पहले लड़के ज्यादा साइंस के स्टूडेंट होते थे, और आज की डेट में लड़कियां बहुत ज्यादा साइंस की स्टूडेंट हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं खुद एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में हूँ और मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग करती हूँ। तो मैं ये बात उनकी बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहूंगी कि हमारे समय में 50 में से 20 लड़कियां या 15 लड़कियां होती थी क्लास में, पर आज की डेट में सिर्फ 15 लड़के रह गए हैं और 35 लड़कियां हो गई हैं। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है जो पहले हुआ करता था। तो लड़कियों की रुचि जो है वो साइंस में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही समय समय पर अगर हम बच्चों को बताएं उन्हें हर चीज के बारे में कि साइंस का क्या फायदा है। देखिए, आप एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ें, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ें। अगर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियर बनना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के भी बन सकते हैं। आपको बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लीजिए। पर आपको अगर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है, कोई ब्रीडर बनना है, कोई जेनेटिक्स बनना है, या फिर आपको कोई पौधों की बीमारियां ठीक करने के लिए या अच्छी वेराइटीज डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट बनना है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ एआई, एआई का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो। हम कहीं पे भी बात करें तो एआई जो है वो बहुत ही बड़ा एक टूल हो गया है, जो कि हमारी बहुत मदद करता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं हाईटेक एग्रीकल्चर की। पहले क्या था, किसान हल लेके चलता था तो हमें वही दिखाई, एक ही पिक्चर हम सोचते हैं अपने मन में कि किसान हल लेके जा रहा है, जमीन में दरारें पड़ी हुई हैं, बारिश की वेट कर रहा है। पर नहीं, आज साइंस के युग में क्या हुआ है कि किसान जो है वो हाईटेक चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, एप्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसे मौसम के बारे में पता चल रहा है। वो विजिट करता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, कृषि विज्ञान केंद्र में, और अपने आसपास के जितने भी जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट हैं वहां से वो जानकारी लेता है, वो अच्छे बीज लेता है, वो ट्रेनिंग लेता है। तो ये सब चीजें उसे कैसे मिलती हैं? बिकॉज ऑफ साइंस। अगर विज्ञान नहीं है तो हम किसी भी चीज को इस तरह से हम पा नहीं सकते। तो इसीलिए जितने भी हमारे जो नई जनरेशन है वो सिर्फ यही नहीं सोचे कि हमें साइंस लेकर सिर्फ साइंस से सिर्फ साइंटिस्ट ही बन सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे एवेन्यूज हैं। मैं तो कहती हूँ आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, आप नए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकते हैं, आप वैल्यू एडिशन के काम कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन जो है। तो आप किसी भी चीज को करने के लिए हमें, अगर हम साइंस लेंगे तो हमें प्रिंसिपल पता चलेगा उस चीज के पीछे कि क्या सिद्धांत है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर हमें कुछ करना है तो वो कैसे करना है, तो उसके पीछे की हमें पूरी जो साइंस पता चलेगी, तभी हम किसी काम को सही रूप से कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो साइंस लें, साइंस पढ़ें। और साइंस एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, वो बोरिंग नहीं है, वो डिफिकल्ट नहीं है। और एक और जो हमारे अभी वक्ता थे मदन जी, उन्होंने बोला
कि लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे जो उत्तर भारत में है वो 10वीं कक्षा तक, जहाँ मैं देखती हूँ जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे मीडियम लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी होती है। उसके बाद सडनली वो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को समझना कि साइंस कैसे पढ़ें। तो डेफिनेटली जो रीजनल लैंग्वेज है उसका होना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो एक हमारी राष्ट्रीय भाषा के उसमें अगर हम हिंदी में ही पढ़ाएं, जिन लोगों को जैसा भी जो भी मीडियम है उसी मीडियम में अगर पढ़ाया जाए, तो साइंस बहुत ही रोचक बन जाती है। साथ ही साथ साइंस के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना, शोध करना, आपको जगह जगह विजिट करना, म्यूजियम में जाना, अपनी लैब में कुछ मॉडल्स बनाना, तो ये सब चीजें जो हैं साइंस को बहुत ही रोचक बनाती है। तो इसी तरह से आप जो साइंस है उसको एक बच्चों को प्रेरित करें हम, कि हाँ बच्चों साइंस लो, और हर चीज को करके दिखाएंगे। लर्निंग वाइल डूइंग इज द थिंग, कि मतलब आप अपने हाथ से कोई चीज करते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम एक पौधा भी लगाते हैं, एक बीज लगाते हैं और वो पौधा बनता है, तो हम बहुत खुश होते हैं, है ना। ऐसे ही बच्चे को बताएं कि हाँ पौधा है, इसमें ये बीज है, बीज से पहले आपका रूट प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद शूट बनेगा, और फिर उसके बाद पौधा बनेगा, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बाद उसमें फ्रूट लगेंगे, फ्लावर्स लगेंगे। तो इस तरह की चीजें अगर हम अपने बच्चों को घर से ही एक्सप्लेन करनी शुरू करेंगे, तो बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रेरित होंगे, और वो साइंस को एक विषय के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। इसी यही सब मैं एक और चीज बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को, कि अ, हमारे पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 3 दिवस का पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। और उस मेले में नई तकनीकें, नए बीज, ड्रोन फैसिलिटी, आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, देन ग्रोइंग ऑफ बिना मिट्टी के आपको फसलों को उगाना, वर्टिकल गार्डनिंग, आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी फूलों की और फलों की किस्में, या फिर रूफ गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब चीजों के बारे में आप वहां पर देख सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे अगर किसान भाई जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो वो किसान भाई अच्छी अच्छी वैरायटीज के बीज ले सकते हैं। जैसे कि हमारी जैसे धान के बीज अब इस समय मिल रहे हैं, तो धान में अभी हमारी सीधी बुआई वाले धान जो हैं, जिसमें पानी कम खर्चा होता है, तो उसकी कुछ वैरायटीज है किसान जो डेवलप की हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने। तो वो बीज भी आप किसान वहां से ले सकता है। कोई ट्रेनिंग चाहिए तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ फार्मर्स के लिए अरेंजमेंट किया गया है कि वो फार्मर्स वहां पर आएं और रहें 2 दिन 3 दिन के लिए। उनको रहने की व्यवस्था निशुल्क है, खाने की व्यवस्था की गई है निशुल्क। और साथ ही साथ जो लोग भी हमारा कृषि मेला देखना जाना चाहते हैं, तो उनको कैंपस में लाने ले जाने की व्यवस्था भी शटल के द्वारा की गई है, ताकि उन्हें मेला ग्राउंड से लेकर किसी भी गंतव्य स्थान तक जाने में दिक्कत ना हो। तो ये सब जानकारी थी हमारे कृषि मेला के बारे में। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग आए और मेले का आनंद लें, और साथ ही साथ जिन लोगों को कुछ अच्छी जानकारी लेनी हो वो भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उदय मन्ना जी का। मन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, और बाकी सभी ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उदय शंकर सिंह जी और आपकी टेक्निकल टीम का, और जो हमारे आज के वक्ता थे मदन जैना जी, और बाकी सब लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रितु जैन जी। निश्चित रूप से विज्ञान कृषि मेला की जानकारी देकर आपने उन किसानों को भी लाभान्वित किया है। और आप इतनी फैसिलिटीज देते हैं, भारत सरकार की ओर से आईसीएआर जो है जितनी सुविधाएं दे रहा है, ये सुन के तो काफी अच्छा लगा। ठहरने वगैरह की, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तो कैसे ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम भी निश्चित रूप से लोगों तक अगर पहुंचाएंगे हम लोग, तो एक और यूट्यूब पे बात लाइव में हो रहा है। एक और जी। बात मैं इसमें जोड़ना हम्म। चाहूंगी, कि आज का जो हमारा इनॉग्रल कार्यक्रम था, उसमें हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, और उनका ये विजन है कि हमारा जो ये मेला है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का मेला होना चाहिए, और इसको एक बहुत बड़ा आयाम जो है वो दिया जाएगा, जिसकी और उसके अगले मेले की डेट भी मुझे लगता है हमारा जो वैलेडिक्टरी समारोह है उसमें अनाउंस कर दी जाएंगी।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाह रही थी मैं, क्योंकि इसमें अभी हमारे पास 1 लाख के आसपास कुछ किसान आते हैं। पर जो अब महाकुंभ जैसे मेले का आयोजन होगा तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का आगमन भी होगा, और बहुत सारे जो देश भर से जितने भी किसान हैं सब लोग आके इसमें जुड़ सकते हैं, केवीके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सभी लोग। जी। धन्यवाद। डॉक्टर रितु जैन जी, ये भी सहर्ष सूचित करना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक नया घोषणा भी किया है। ये 525वां अंक है, और जी 526वां अंक जो है माह रमजान को दिया गया है, यानी किताब के अंदर ये अंक के आधार पे प्रकाशित होते हैं सारी चीजें। तो 527वां अंक जो है वो विज्ञान कृषि मेला को दिया गया है, विशेष अंक दिया गया है, जिससे कि वहां पर किसानों से जो बातचीत होगी, क्योंकि मैं 26 फरवरी को वहां विजिट कर रहा हूं, और जी जो कुछ भी एक तो यूट्यूब पे होगा ही, साथ में हमारे जो पॉजिटिव मीडिया के संस्थान हैं, अलग अलग राज्यों में अखबार जो हैं, वो लोग भी सहयोग करते हैं, प्रसारित होंगे उसमें भी। और हम लोगों का न्यूज लेटर 28 फरवरी को कनॉट प्लेस में लोकार्पण होगा, जो मंथली न्यूज लेटर है, पॉजिटिव मीडिया मंथली न्यूज लेटर। तो उसके अंदर भी चूंकि अंक इसको दिया गया है, तो ये सुबह में घोषणा हुई थी कि कृषि विज्ञान मेला को हम लोग एक अंक के रूप में किसानों को समर्थन देंगे। उसमें बहुत सारी जानकारियां न्यूज लेटर में भी वो चीजें आ जाएंगी, और किताब में फिर आ जाएंगी, क्योंकि अंक मिल गया है 527वां अंक। जैसे ये 525वां अंक है, तो ये किताब के अंदर आएगा आज का जो विज्ञान दिवस है, उसी तरह से 527वां अंक के रूप में वहां के फोटोग्राफ्स, वहां की सारी जो गतिविधियां हम लोगों को मिलेंगी वहां पर, उसको हम लोग दर्ज करेंगे। 28 तारीख को न्यूज लेटर का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। तो धन्यवाद। डॉक्टर रितु जैन जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं आप, और अपनी वैज्ञानिक विचारधारा को यहाँ पॉजिटिव मीडिया के मंच पर साझा किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार समय देने के लिए। लेकिन बने रहिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों के टीफा 26 जो कि अगस्त में कार्यक्रम होगा, अगर आप आती हैं कार्यक्रम में तो आप देखेंगी कि टीम इंडिपेंडेंस डे अगस्त 2026 के सशक्त आरजेसियन, वेल ट्रेंड आरजेसियन, जो सकारात्मक सोच को सकारात्मक संसार की दिशा में ले जाने वाले से मुलाकात होगी। और उसमें जो है डीपी सिंह कुशवाहा जी स्वयं लेक्चरर दिल्ली सरकार के रहे हैं, सरिता कपूर जी लेक्चरर रही हैं, और शुभ्रा सिंह जी रानीखेत में उत्तराखंड में ये सब टीफा 26 में हैं, जो कि एक टीचर हैं, बच्चों के साथ उनका यह गाइडेंस होता है। तो जो कुछ भी आप लोग बता रही हैं, निश्चित रूप से स्कूलों में भी इसको हमारे जो टीफा 26 के लोग हैं वो लोग बताएंगे। और बाकी पंचायत सचिव हैं देवास मध्य प्रदेश से दयाराम सारोलिया जी, टीफा 26, दयाराम सारोलिया जी का पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, रेखा सारोलिया जी उनकी मिसेज हैं। तो ये इस तरह से जो है प्रचार प्रसार घर घर तक करने का हम लोगों का कोशिश हो रही है। बाकी महेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, और सोनू कुमार जी पत्रकार हैं, और सोनू कुमार जी से भी ये वादा लेना चाहेंगे कि सोनू कुमार जी आप पत्रकार हैं, और जैसे कि हमारे मुख्य वक्ता मदन जैडा जी दैनिक हिंदुस्तान में पॉलिटिकल एडिटर हैं, और उन्होंने कहा कि ये खबर जो है हिंदुस्तान में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी तरह से पत्रकार जो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग भी खबर को बनाकर अपनी सकारात्मकता का परिचय दें। ये हम सभी लोगों से अपील करते हैं। तो टीफा 26 को आमंत्रित करेंगे कि कृपया आपके मन में जो विद्यार्थियों को कैसे हम लोग प्रेरित करें, जो मन में आपके है, तो यहाँ 2-4 लोग आइए और उस पर हमें मार्गदर्शन दीजिए और बताइए। हम लोग 2 मिनट आप लोगों को समय देते हैं। तो डीपी सिंह कुशवाहा जी। और शुभ्रा जी, अगर आप रेडी हैं तो आइए। आप लोग वीडियो में रहेंगे तो बुलाना हमें आसान होगा। जी सर। जी शुभ्रा जी, जी जय हिंद। जय हिंद सर, और नमस्कार सभी को। और अभी मैं रितु जैन मैम को सुना मैंने, और जायरा सर जी को सुना, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंस्पायर स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस करियर्स। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड में साइंस आता है 11th क्लास में। बच्चों को साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करने का मौका मिलता है 11th क्लास में। तो उस समय हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा वेल इन्फॉर्म्ड है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये होता है साइंस का मतलब हम समझते हैं
कि साइंस लेने का मतलब है मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। सिर्फ ये 2-3 मोटे-मोटे क्षेत्र हमारे दिमाग में होते हैं। तो सबसे पहले एक करियर की जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट मतलब मुझे किसी चीज़ में रुचि है, तो मैं उस करियर के लिए जा सकता हूँ, लेकिन केवल रुचि ही डिसाइड नहीं करेगी। केवल मेरा उसमें इंटरेस्ट होना ही डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए मेरा एप्टीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है। एप्टीट्यूड मतलब इन्नेट कैपेसिटी, जो इन्हेरेंट कैपेसिटी होती है कि क्या किसी जॉब में जाने के लिए, किसी करियर को सिलेक्ट करने के लिए, या जो अप्रोच चाहिए वो मेरे अंदर है या नहीं। तो 2 फैक्टर हैं, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, जो मिलकर एक करियर को सिलेक्ट करने के लिए डिसाइड करेंगे। पहली बात तो ये। तो इसके बारे में हमारे पेरेंट्स वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, और दूसरा, स्कूल एनवायरनमेंट में हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, जिससे टाइम टू टाइम हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ओरिएंट करते रहें। यानी सिलेक्शन से पहले ही हम उन्हें ये बताएँ कि साइंस फील्ड में कौन-कौन से करियर हैं, और उन करियर में कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जैसे जब हम मेडिकल की बात करते हैं, तो केवल कुछ परसेंट बच्चे ही नीट के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद डॉक्टर या एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जाते हैं, और वहाँ पर उसका मतलब है 8 साल। मतलब 6 से 8 साल आपको अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद जो बच्चे, ये तो मेरिटोरियस बच्चे हो गए। कुछ बच्चे जो उसके बाद बच जाते हैं, और उसके अलावा जो ऐसे बच्चे जो मीडियोकर बच्चे हैं, मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, और जो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी जो एवरेज मार्किंग के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस फील्ड ले चुके हैं, इन सब के लिए एक कैटेगराइज्ड करियर ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं। तो उसमें मेडिकल से जुड़े हुए फील्ड में तो ये हो गया। जो क्लास 12th और क्लास 12th के बाद जो करियर है, उसमें डिफेंस के थ्रू, सीडीएस और एनडीए के थ्रू आप जा सकते हैं साइंस फील्ड को लेकर के, जिसमें ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसके थ्रू आप 4 साल में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसके लिए एनडीए जो है आपको सपोर्ट करता है पूरी स्टडी के लिए, उसके जो खर्चे के लिए। फिर ग्रेजुएशन के बाद भी आप जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में जाएँगे, डिफेंस फोर्सेस में जाएँगे, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी में, तो वहाँ पर भी आप इंजीनियरिंग कोर को ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी भर्ती एज़ अ कमीशन्ड ऑफिसर होगी। तो देश की सेवा के साथ-साथ इसका मौका भी मिलेगा। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, जो जिन बच्चों ने बीएससी साइंस किया है, तो वो बीएससी नर्सिंग को ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ वो नर्सिस के टीचर बनते हैं। उसके अलावा बी फार्मा भी किया जा सकता है, जिससे आप मेडिसिन फील्ड में जा सकते हैं। फिर इनके बाद अगर हम बात करते हैं, जो इमर्जिंग फील्ड है, जो अब नई फील्ड्स हमारे सामने इमर्जेंट फील्ड है, उसमें आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंटिस्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट भी हैं, और स्पेशलिस्ट फील्ड भी आ गई है। अभी एजुकेशन में भी हमने देखा कि जो अभी हम यूज़ भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक लैंग्वेज बेस्ड ऐप है, तारा ऐप, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करती है। निपुण के थ्रू हम बच्चों के अंदर बेसिक कॉम्पिटेंसी जो चेक कर रहे हैं, उसके लिए भी ऐप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जेंट फील्ड है। लेकिन साथ-साथ कुछ एप्लीकेशन फील्ड्स भी हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, जैसे फॉरेंसिक साइंस फील्ड, जहाँ पर क्राइम और उससे जुड़े हुए फील्ड में अगर आपकी रुचि है और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बच्चे फॉरेंसिक साइंस फील्ड को ले सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ऑप्ट की जा सकती है। तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को बताएँ कि कितना बड़ा पूल उनके पास है। केवल गिने-चुने फील्ड्स में तो सैचुरेशन आ चुका है। जैसे हमने कहा ना कि आप केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग कर लें, बस इतना ही है। इसके अलावा एक वैरायटी ऑफ फील्ड है। अब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो करने के बाद, एवरेज के बाद भी उनको कहीं प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। तो जिसमें टेक्निकल लैब असिस्टेंट की तरह भी आप काम कर सकते हो। स्कूल में जो लैब्स होती हैं बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए, वहाँ पर भी एज़ अ टेक्निकल लैब असिस्टेंट, और जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, वहाँ भी पोस्ट खाली होती है इन चीज़ों के लिए। तो एक वैरायटी है, रेंज है हायर टू लोअर। दूसरी चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जब आप साइंस को एज़ अ करियर चूज़ करते हैं, तो साइंस आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस देता है, जिसमें आप स्विच कर सकते हो। साइंस से आप कॉमर्स में जा सकते हो,
साइंस में अगर आपकी इच्छा होती है या आपको लगता है तो आप आर्ट में भी जा सकते हो। तो ये फील्ड स्विच करने की एक ऑप्शन आपके पास होता है। और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो अगर हमें स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है तो सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कहीं-कहीं पर फाइनेंसेस को भी ध्यान में रखना होगा। यानी कि कितना खर्च कहाँ आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी करियर को चूज़ करना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ हमारी गवर्नमेंट ने भी और कुछ प्राइवेट बॉडीज़ ने भी स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम बच्चों के लिए दिए गए हैं, जैसे इंस्पायर स्कॉलरशिप, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आती है और इसमें क्लास 10th के जो टॉप 1% बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। साथ में इसके कई लेवल पर है ये, इसमें एसएचई भी है एक। जो इसी पार्ट का एक प्रोग्राम है। एसएचई में क्लास 12th के टॉप 1% बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है और जो शुरू के 1000 बच्चे हैं जो जी में सिलेक्ट होते हैं, उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप स्कीम है। इसके साथ-साथ रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए जो बच्चे जाएँगे हायर स्टडीज़ में पीएचडी के लिए, उनके लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम है। ये सब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। और फिर मैं बात करूँगी पॉज़ की जहाँ पर ये है प्रमोशन ऑफ साइंस एजुकेशन जो कि हरियाणा में लागू किया गया है, जहाँ बच्चों को साइंस ऑप्ट करने के लिए, साइंस एजुकेशन को ऑप्ट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए ये पॉश स्कॉलरशिप स्कीम दी जाती है। फिर 2.5 लाख की स्कॉलरशिप स्कीम दी जाती है लॉरियल इंडिया फॉर यंग वीमेन जो कि कितना मतलब एक अच्छा बेस है क्योंकि सभी लोगों के पास मतलब फाइनेंस एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हर तरह के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो इन स्कॉलरशिप स्कीम पे जाकर के भी वो अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सब अगर हम करियर की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है जब हमने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को देख लिया, उसके बाद पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है, केवल इसके लिए आप कोई भी फ़ील्ड ना चूज़ करें, कोई भी स्ट्रीम ना चूज़ करें कि मेरे फ्रेंड ने ये स्ट्रीम ली है तो मैं भी ले लूँ या मेरे पेरेंट्स की बहुत इच्छा है तो भी मैं ले लूँ या फिर क्योंकि मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे सारे दोस्त उस फ़ील्ड में जा रहे हैं तो भी मैं ले लूँ। ठीक है? और कभी-कभी ऐसा भी होता है जिस घर में पेरेंट्स मतलब फादर या मदर में से कोई एक किसी जॉब में काम कर रहे हैं क्योंकि हम जिस चीज़ को जानते हैं, जिससे फ़ैमिलियर होते हैं, उसमें हम जाना चाहते हैं। तो हम बच्चों को भी कहते हैं कि आप इसे ऑप्ट कर लें। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत अच्छे करियर काउंसलर्स हैं और स्कूल में भी करियर मेला जैसी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जहाँ बच्चों को डाइवर्स करियर फ़ील्ड के बारे में बताने की ज़रूरत है, जिससे वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे कि मैं किस करियर में जा रहा हूँ। और बिल्कुल। दूसरी बात जो जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप कोई करियर चूज़ करते हैं, साइंस में भी जब आप कोई करियर चूज़ करते हैं, तो उसके अलग-अलग पैटर्न हैं। जैसे उसमें करियर हज़ार्ड की बात मैं करूँगी, जॉब रिस्क की बात करूँगी, जो हम पीछे छोड़ देते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि लक्रेटिव फील्ड है, अच्छा नाम है, अच्छा पैसा है, एक रेप्यूटेड व्हाइट कॉलर जॉब है। लेकिन साथ में वो जॉब रिस्क भी हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर आपको लॉन्ग टाइम काम करना है। एक सैड माहौल में भी काम करने की ज़रूरत हो पड़ जाती है। लॉन्ग आवर्स में काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पे आपको एक्सीडेंट के केस देखने पड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम साइंस को या किसी भी करियर को चूज़ करते हैं, तो उससे जुड़े हुए जॉब रिस्क कौन-से हैं? जैसे अगर आप टीचिंग फील्ड के लिए जाएँगे, तो वहाँ पर भी आपको पता है कि ये आपको इतने बच्चों को साथ में देखना है। तो एक ह्यूमन ओरिएंटेड जॉब है, जहाँ पर कंटीन्यूअस ब्रेन वर्क है और क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, तो आपको बहुत काम रह के काम करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी मतलब मैं चाहूँगी कि ये ऐसा हो, जैसे अभी एनसीईआरटी की जो बुक्स हमारे पास आई हैं, जो एनईपी पर बेस्ड हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इस बात की कोशिश की गई है कि बच्चों को साइंस के लिए इंस्पायर किया जाए और उनको नया इनोवेशन करने के भी मौके दिए जाएँ। जैसे एक क्वेश्चन आया, क्लास 8 की बुक में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब आप पूड़ी बनाते हैं और उसको तेल में डालते हैं और पूड़ी बनने के बाद उसके आप दोनों पार्ट को चेक करिए तो एक पार्ट पतला होता है और एक पार्ट मोटा होता है। और इस क्वेश्चन में कोई आंसर कहीं नहीं दिया गया है। ऐसे हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को चैलेंज करने के लिए दिए गए हैं, कि इनके आंसर आपको स्वयं ढूँढने हैं। जब हम डेली लाइफ में काम करते हैं, तो
हमें भी ये ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इंस्पायर करें। जैसे घर पे चाय बनाते वक़्त चाय में कौन-सा प्रोपोर्शन डाला, क्यों डाला? दूध डालते ही चाय उबलना शुरू हो जाती है, जबकि पानी डालते ही तो वो ऊपर तक उफ़ान नहीं आता है। उसी के थ्रू हम इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स को समझा सकते हैं। तो जैसे मैम ने कहा अभी रितु जैन मैम ने कहा कि साइंस बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। इट्स जस्ट लाइक अ गेम। तो बच्चों को छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमें ये बताने की ज़रूरत है। अभी हम जो इनोवेशन है साइंस की फील्ड में तो ये किया गया है स्कूल एजुकेशन में जूनियर साइंस लैब भी रखी गई है। पहले तो लैब होती थी प्रैक्टिकल्स के लिए 11th-12th क्लास में प्रैक्टिकल करवाना है तो या 10th 11th 12th के लिए हमने वो लैब रखी थी। लेकिन अभी छोटे बच्चों के लिए 8th क्लास तक के लिए भी जूनियर साइंस लैब्स हैं, जहाँ पर वो जाके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और उसमें एक्सपेरिमेंट से जुड़ी छोटी-छोटी किट्स भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, ताकि साइंस बहुत इंटरेस्टिंग बन जाए। तो मुझे लगता है कि जी बहुत काम हो रहा है और जी पेरेंट्स अगर वेल इन्फॉर्म्ड हैं और स्कूल में अगर हम इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें जहां हम बच्चों को करियर मेला के माध्यम से और करियर काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों पेरेंट्स को टाइम टाइम पे अगर हम गाइड करते रहेंगे तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे साइंस को एज अ करियर चूज करने के। थैंक चलिए, यू। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ्रा जी, एनसीईआरटी काउंसिलर रानीखेत उत्तराखंड। तो आप लोग भी काफी लोगों तक जानकारी जो पहुंचा रही हैं, उससे भी इंटरेस्ट गार्जियन को भी अवेयरनेस होगी, और जो टीचर सुनेंगे उनको भी लगेगा। जो आप बूढ़ी बूढ़ी का जो उदाहरण दिया आपने, वो किसी के दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन रिसर्च होते रहते हैं कि बच्चों को बच्चे बनकर पढ़ाना, या बच्चों का किताब लिखने वाला भी बच्चा बनकर किताब लिखे, तो सीधे उनसे उनके दिल तक पहुंच जाती है। क्योंकि बच्चों का जो मानसिक स्तर होता है, उस स्तर तक टीचर को पहुंचना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही टीचर जो हैं, सरिता कपूर जी हैं, जो बाद में जो अपना अनुभव हुआ, पहले तो कोई और विषय अपने लेक्चरर रही हैं दिल्ली में, लेकिन बाद में कवित्री के रूप में भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। तो सरिता कपूर जी को हम आमंत्रित करेंगे। और हाँ, इसके साथ साथ सरिता कपूर जी ही अपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की घोषणा करेंगे, जैसे उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, टीफा 26 ने घोषणा की। सरिता कपूर। जी नमस्कार। सभी नमस्कार। आज मंच पे उपस्थित हैं उन सबको हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से। आज का विषय बहुत अच्छा है कि साइंस में बच्चों की रुचि कैसे पैदा की जाए। मुझे याद है, मैं भी साइंस स्टूडेंट रही हूँ और हमारे घर में कोई ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे मदर फादर 5th पास ही थे। लेकिन रुचि कैसे बढ़ी, जब दूरदर्शन लगता था उस पे ग्रामीण वो आता था, कृषि वाला कार्यक्रम, तो हम रोज देखते थे कि कैसे फसल उगाई जाती है, ये करती है, तो खाद कितनी डालनी है, इससे क्या नुकसान होता है। तो मुझे याद है मैं तो पूरा कृषि का कार्यक्रम देखती थी। तो शायद ये उसी ने इंस्पायर किया। और कुछ मेरी गणित में एक शिक्षक पे भी निर्भर करता है कि किस सब्जेक्ट में आप रुचि हो। तो मैंने गणित में ही किया, मैथ्स में मैं लेक्चरर थी और एमएससी मैथ्स करी। लेकिन शिक्षक पे निर्भर करता है, घर का वातावरण निर्भर करता है कि बच्चे की रुचि किस फील्ड में जाएगी। तो शिक्षक, अगर आपको किसी भी विषय का अच्छा शिक्षक होगा तो वो उसमें रुचि ला सकता है बच्चे की। जैसे अगर साइंस के शिक्षक 10th तक के जितने भी हैं, अगर बच्चों में ये रुचि पैदा करें साइंस की ओर, तो ये भी एक बड़ा अच्छा है। आजकल तो एस्ट्रोनॉट की फील्ड है। अब जैसे कल्पना चावला वगैरह, तो नासा में भी लोग जाना चाहते हैं। और भी कई फील्ड्स हैं। मैं कृषि में ही कहना चाहूंगी, जैसे कृषि भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि साइंस आप को कृषि अपने फॉर्म्स में करें नए नए तरीकों से। जैसे आजकल वो नए फ्रूट्स हो गए हैं, ड्रैगन फ्रूट्स, और वो जो कि नहीं थे कुछ फ्रूट्स हमें, या कुछ ऐसी फसलें हैं जो नहीं दिखती थी। इसी तरह से फार्मिंग पे तो कई चीजें हैं जो नई नई साइंस में, साइंस की बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो वातावरण आपको बच्चे को देने के लिए, अगर स्कूलों में ये
नौवीं 10वीं कक्षा में अगर ऐसा कर रही है एनसीईआरटी, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, मैं समझती हूँ। और बाकी बच्चे का अपनी रुचि है, उसके खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए। मेरा तो पहला यही विचार है कि अगर रुचि के खिलाफ उसको प्रेशराइज किया जाएगा तो वो गलत निर्णय होता है। तो सबसे पहले बच्चे को अपना विषय चुनने की आजादी होनी चाहिए, और वो जो काम है कि इंस्पायर कैसे करना है वो उसका वातावरण तय करेगा, या शिक्षक या पेरेंट्स। और बाकी तो हमें काफी जानकारी मिल ही गई है शुभ्रा जी के द्वारा भी, और कृषि मंत्रालय से जो डॉक्टर साहब आई हैं उनसे भी काफी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। मदन जायरा साहब ने भी अपने पॉइंट्स बताए सारे। जी। अब मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं 27 मार्च को रंगमंच विषय पर अपना को ऑर्गेनाइज करूंगी। तो ये मैंने डेट सिलेक्ट करी है। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। धन्यवाद। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस है उस अवसर हाँ। पे। हाँ जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से मैं चाहूंगा मदन जैडा जी और डॉक्टर रितु जैन जी कि हमारे जो टीफा 26 के सशक्त आर्जेसियंस हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखा, और आगे कुछ पॉइंट्स आप लोगों के भी रह गए थे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बारी बारी से उन विषयों को भी इस मंच पर लेकर आएं जो शायद अभी तक किसी भी अ, वक्ता ने बोला नहीं है, और जो बहुत जरूरी है और बहुत अहम है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो डॉक्टर रितु जैन जी और मदन चैडा जी, बारी बारी से मैं चाहूंगा, आमंत्रित करूंगा। हाँ, हाँ, डॉक्टर रितु जैन जी। एक तो वो जी। भी रिपीट करने वाली बात है कि आईएआरआई में इतने वैज्ञानिक होते हैं, और इंजीनियरिंग के द्वारा किस तरह से आप लोग उन्नत बीज खुद ही पूसा में ही अ, तैयार करते हैं, जी। और पूसा के और कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में भी। जी। अ, बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली। जो आईआरआई है, आईआरआई के हमारे 4 रीजनल स्टेशन हैं, जो कि इंदौर में है, कटराइन कुल्लू में है, अदुतुराई ऊटी में है, और एक तमिलनाडु में भी हमारा रीजनल स्टेशन है। तो ये जो बात आई हाइब्रिड सीड की या इम्प्रूव्ड वेराइटीज की, तो हम जो बीज यहाँ पे उत्पाद करते हैं, तो उसकी बहुत सारी ब्रीडिंग टेक्निक्स होती हैं। तो कुछ तो जैसे हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग ही करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मेल पेरेंट जो भी अच्छा है या फीमेल पेरेंट अच्छा है उसको सेलेक्ट करके उसके ट्रेट जो है वो हम ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, आजकल क्योंकि इन सब चीजों को करने के लिए 6 से 7 जनरेशन लग जाती हैं, तो काफी लंबा समय लग जाता है। तो इस समय को कम करने के लिए और एक ही पर्टिकुलर ट्रेट को टारगेट करने के लिए, मान लीजिए हमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस चाहिए, कि जितने भी हम खरपतवार होते हैं खेत में, बहुत ज्यादा खरपतवार होते हैं, तो उसको अगर हम मैनुअली खरपतवार को हटाएंगे तो उससे क्या होता है कि हमें मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैन पावर इतनी अब हम कहाँ से लाएंगे? तो मैन पावर नहीं है, तो हम कुछ वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं, हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं। बट अगर हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे तो उससे हमारी क्रॉप को भी नुकसान हो जाता है। तो इन सच केस हम क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ट्रेट को लेकर उसी ट्रेट के ऊपर काम करते हैं। तो क्रिस्पर कैस बोल के एक बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है। तो उस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें श्योर शॉट होता है कि जो हमने बीज उत्पन्न किया है वो उसमें प्रतिरोधक क्षमता है। वो हर्बिसाइड का अगर हम स्प्रे करेंगे तो वो जो हमारी क्रॉप है वो सस्टेन करेगी, और हमारे जो फसल है उसको नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हमें किसी फ्लावर में अच्छा कलर चाहिए, जैसे कि हम ब्लू रोजेस की बात करते हैं, तो हम उसमें कोई ट्रांसजेनिक जैसे बोलते हैं, तो दूसरे क्रॉप से जीन लेकर उसमें डालकर अगर हम वो जीन
रोज में डालेंगे तो रोज ब्लू कलर का रोज प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह की जो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक जो इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं आजकल हम, ओमिक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटियोमिक्स हैं, जीनोमिक्स हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स हैं। तो इस तरह के टूल का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी एक बहुत ही बड़ा जो क्षेत्र है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटाज होता है, उन डेटास का कैसे इस्तेमाल करना है किसी भी ट्रेड के बारे में पता करने के लिए कि कौन सी फसल में हमें किस चीज की जरूरत है, किस तरह की फसल होनी चाहिए, चाहे वो हमारी अधिक उपज देने वाली हो या अधिक प्रोटीन वाली, प्रोटीन रिच हो। जैसे कि अब बात करें मक्का की, तो मक्का में हम सोचते हैं कि हमें कैरोटीनॉइड रिच जो है, जेंथोफिल रिच मक्का का प्रोडक्शन करना है। तो उस तरह के जो ट्रेट्स हैं, स्पेसिफिक ट्रेट्स को लेकर जो ब्रीडिंग की जा रही है, तो उसके लिए साइंस का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। और इसके अलावा सिर्फ एक IARI नहीं, जितने भी है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि कृषि विश्वविद्यालय जो है हमारे, वो सभी, और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र हैं और रीजनल एग्रीकल्चर स्टेशंस हैं हमारे। तो ये सब जो है एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, यहाँ पे टीचिंग का भी स्कोप है और साथ ही साथ एक्सटेंशन का भी स्कोप है। तो जहां तक मैंने बात की थी कि साइंस में करियर की, तो आप जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ साथ वो टीचर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर जो पढ़ा सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं जहां पर एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस सब्जेक्ट में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर आज की डेट में मिट्टी को छूने का एक विषय नहीं रह गया। इट इज ऑल्सो लाइक ए वाइट कॉलर जॉब। आप ट्रैक्टर पे बैठकर खेत में जाइए, आप सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी से अपने पूरे खेत को चलाइए, पानी कब देना है, कैसे देना है, तो सेंसर वो काम करेगा। आपको फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है या आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है तो रोबोटिक्स का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उसका हम यूज करेंगे तो हम अच्छी खेती कर सकते हैं, हम अपनी अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। मोर ओवर, मैंने बोला कि हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम डेवलपर भी बन सकते हैं, हम वेब डेवलपर बन सकते हैं, हम नई नई एप्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जो लोगों को लगता है कि हाँ उन्हें कंप्यूटर साइंस करना है, तो कंप्यूटर साइंस कैन बी इंटीग्रेटेड विद द एग्रीकल्चर साइंस। सो इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ हम साइंस की बात करें, साइंस इट शुड बी अप्लाइड साइंस एंड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू मेनी थिंग्स। इट इज नॉट ओनली वन थिंग। जैसे अगर एग्रीकल्चर के अलावा मैं अगर बात करूं, तो आजकल आपने देखा होगा कि पिछले दिन पहले कुछ न्यूज आई थी, एक गंगाराम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है कोई विपिन त्यागी, उन्होंने गुजरात में ऑपरेशन किया एक पेशेंट का, दिल्ली से। तो AI का इस्तेमाल किया गया उसमें, डॉक्टर जो है वो यहीं पर था और यहाँ से उसने सबको गाइड किया और AI के थ्रू सब कुछ किया। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। तो डॉक्टर को वहां जाना बच गया और सब लॉजिस्टिक का जो है वो समस्या नहीं रही। तो इस तरह के टूल्स डेवलप करने के लिए वी कैन लर्न कि ऐसी कोई नई चीज सीखी जाए, नया कुछ किया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे आयाम हैं शायद जो कि हमें अभी याद भी नहीं है। अभी शुभ्रा जी ने बहुत सारे बताए कि हाँ फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, नर्सिस बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप। जैसे वो हम बात करें वर्गीस कुरियन की, तो उन्होंने कितना अच्छा वो हमारी कंट्री को जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर ला दिया। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं साइंस के थ्रू, एग्रीकल्चर साइंस के थ्रू। हाँ, एप्टीट्यूड की बात जो कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मुझे यही लगता है कि एप्टीट्यूड अपने आप ही आ जाता है जब जिज्ञासा आपके मन में होती है। अगर आपकी जिज्ञासा की शांति हो जाए तो डेफिनेटली एप्टीट्यूड आपका उस तरफ, उसी विषय की तरफ हो जाता है। तो यही सब जो बातें हैं वो एक बच्चे को साइंस की तरफ ले जाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनका इंटरेस्ट जो है इन सब चीजों से, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो है
बच्चों को साइंस जो करियर चूज करने की बात है वो अवेयरनेस की बात है, जो आप इस प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हैं। आप कुछ बुक निकालेंगे और आपकी कोई एक मैगजीन, जो आप पैम्फलेट की बात कर रहे हैं या जो भी ब्रोशर, तो इस तरह की जो जानकारी है अगर हम हर प्लेटफॉर्म पे देने लगे तो मुझे लगता है अवेयरनेस इज द key point which will be very helpful in making the students to choose science as a subject for their career, not only as a doctor or engineer but in many many other allied fields। जैसे कि आप वर्टिकल फार्मिंग की बात करें, रूफ गार्डनिंग की बात करें, आप आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में बात करें, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली साइंस का यूज नहीं कर सकते करते, पर फिर भी इनडायरेक्टली उनके पीछे बहुत सारा साइंस होता है, डिजाइनिंग करना, मॉडलिंग करना। तो ये सब चीजें जो है ये साइंस का ही पार्ट है। तो साइंस को हम यही नहीं सोचे कि हाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, फिजिक्स ही पढ़ना है, फिजिक्स ही पढ़ना, इट इज नॉट लाइक दैट, साइंस कैन बी एनीथिंग। ठीक है। तो यही सब मैं कहना चाहूंगी, शायद ये सब पॉइंट्स जो है मैंने छोड़ दिए थे। थैंक यू उदय जी, मन्ना जी, याद कराने के लिए जी। धन्यवाद नहीं आप नहीं, सभी बहुत का। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप, डॉक्टर रितु जैन जी। और ठीक है। हमारे जो आज के को ऑर्गेनाइजर हैं टीफा 26, उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, इन्होंने काफी खेती बाड़ी में भी काफी इंटरेस्ट लिया है। और आपका तो कैसे कृषि मेला में सब्जी उद्यान जो था, जी फ्लावर्स, सब्जी वगैरह, ये सारा आपने देखा था उसमें। जी तो जी मैं जी। उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो, उनके मन में क्या और है। मैं तो आप सभी खेत लोगों को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग मेले में आए, हमारी लाइव चलिए। डेमोन्स्ट्रेशन देखें। हमारा एक जी आईएफएस मॉडल है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, उसे आप बिल्कुल। देखिए कि कैसे मतलब वहां पे खेती भी की जा रही है, वहां पे फल भी उगाए जा रहे हैं, वहां पे पोल्ट्री भी की जा रही है, डकरी भी की जा रही है, फिश फार्मिंग भी की जा रही है, लाइव स्टॉक गाय को भी पाला है। तो वो सब क्या है, कैसे करना है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। वो अगर आप देखें, साथ ही साथ दैट बायोगैस, गोबर गैस कैसे बनाई जाती है, तो ये सब का अगर आप एक मॉडल देखें, मशरूम कल्टीवेशन कैसे हो रही है, तो दैट विल बी समथिंग वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिन लोगों को ये लगता है कि दूध कहाँ से आता है, मदर डेयरी से आता है, चावल कहाँ से आते हैं, तो सुपर बाजार से आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारा मेला है, दैट इज ए वेरी बिग इंसाइट फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न कि हाँ खेत में ऐसे फसल उगाई जाती है, गाय होती है, वो दूध देती है, और मछली कहाँ उगती है। तो इस तरह की चीजें मेले में बहुत अच्छे से देखने को मिल सकती हैं। और उन्नत किस्म के जो बीज उत्पादन करते हैं उसका भी वहां पे जी पौधे जी लगे जी होते हैं, जो आप जी लोग जी जी डेवलप जी, करते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। खेती बाड़ी भी वहां पर हाँ ग्राउंड हाँ, में दिखाई इनफैक्ट देते हैं। आप मशीनरी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मशीनरी का कौन से ट्रैक्टर्स हैं, कौन से नए हार्वेस्टर हैं, कौन से वीडर्स हैं, और आपके स्प्रे के लिए क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो देयर। ड्रोन देखेंगे आपकी, ड्रोन से स्प्रे हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। मैं इट मीन्स फॉर अर्बन पॉपुलेशन इट विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और जिनको करना है उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चीज है कि वो बहुत नई 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 टेक्नोलॉजी सीखेंगे ताकि वो नया कुछ कर सकें। और साथ में बिल्कुल। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, और जो हमारा सॉइललेस कल्टीवेशन है या रूफ गार्डनिंग है, क्योंकि हमारे जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको कुछ भी न्यूट्रिशियस खाना है, फ्रेश खाना है, छोटी छोटी चीजें हैं, धनिया है, पुदीना है, पालक है, मेथी है, तो उनको अपने घर में कैसे उगाएं, अपनी छत में, अपनी बालकनी में कैसे उगाएं, सो दैट न्यूट्रिशन जो है उनको मिलता रहे, माइक्रो ग्रीन्स कैसे उगाएं। तो ये सब चीजों की जानकारी जो है वो मेले में आके बहुत अच्छे से प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, जी जी आपने भी जी बहुत जी खेती की है, जी। क्या बात करना मैं चाहेंगे? आप कृषि मेला में गए गए होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ तो नहीं गया। मुजफ्फरपुर पूसा फार्म में जो है ना उनका लगा हुआ था, तो वहाँ हम गए थे। वहाँ की कृषि मेला तो हमने घूमा है। और डॉक्टर साहब से मैं यही कह रहा हूँ, मैंने अपने छतों के ऊपर गमले में जो है ड्रम हमारी आती है केमिकल के, 200 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर का, उसमें काट के हमने फार्मिंग की है। हमने पीछे अपने खेतों के अंदर तोरी का पौधा लगाया था, जिससे 50 से 60 किलो तोरी हमने ऐसे ही निकाली। और बैगन हमने गमलों में लगाया, तो गमले से जो है वो भी करीब करीब 40-50 किलो बैगन हमने किया है। और अभी हमने धनिया की पौधा लगा रखा है, उसमें फूल आ गई है धनिया में। लोगों ने चटनी वगैरह के लिए, सब्जी वगैरह के लिए हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और अब फल देने की नौबत आ गई है, हम कहे फल भी देने दो उसको। और हमने गमले में अपने जो है नींबू के पौधे लगाए हुए हैं। पिछले सीजन में वो नींबू के पौधे कम से कम 100 नींबू एक पौधे में निकले होंगे, गमले में। जी और चीकू का पौधा है जो अभी 50 फल उसमें आया हुआ है, चीकू का।
और गमले में 100 लीटर के गमले को काट के 200 के दो पार्ट करके हमने लगाई हुई है। और हमें खेती करने में यहाँ भी फार्मिंग बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह उठ के 2 घंटे जो है उसमें सारे पानी देना, देखना, ये काम हमारा सुबह सुबह का होता है 7 बजे का। तो मैं हम 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी उदय शंकर जी। जी जी अगर आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप कभी आईआरआई आइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसानों को जो फार्मर्स हैं, दोज हु आर रियली डूइंग समथिंग गुड, उनको इनोवेटिव फार्मर अवार्ड्स दिए जाते हैं मेले में। और जी जी हमारे किसानों को फेलो फार्मर का अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ जो लोग, देखिए आजकल क्या है कि आजकल के बच्चे किसानी में जुड़ना नहीं चाहते, तो उनको भी प्रेरित करने के लिए यंग फार्मर अवार्ड भी जो है इस साल से इंस्टीट्यूट किया गया है। तो ये भी एक वो हो सकता है कि सब लोग जो है वो खेती के तरफ प्रेरित हों। तो आप डॉक्टर लोग रितु प्लीज मैम, जरूर आइए मैं मेले में। डॉक्टर जी रितु मैम, मैं ना सिर्फ 1 मिनट बात करना चाहती थी कि जब मैंने आपके जी से सुना कि इतना व्हाइट कॉलर जॉब है, क्योंकि बच्चे जो है ना, स्टूडेंट्स या नॉर्मल पब्लिक के माइंड में सिर्फ एक ही धारणा है कि किसान का मतलब जो मिट्टी में और वही एक साधारण वेशभूषा में है, मतलब व्हाइट कॉलर जॉब में वो नहीं देख पाते। जी बिल्कुल जबकि अभी बिल्कुल आपने अपने बिल्कुल। इस वक्तव्य में बताया कि मतलब हर रेंज ऑफ जॉब है उसमें, मतलब टेक्नोलॉजी से जी लेकर के जी व्हाइट बिल्कुल। कॉलर जॉब से लेकर के सारी टेक्नोलॉजी, एआई फील्ड, एवरीथिंग इज देयर। और हमने देखा कि जितने भी एवरीथिंग अब इज अर्बन सिटीज बनी हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ये सॉइललेस फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग, और इससे बहुत सुंदर शहर बनाए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि देयर। ऐसा कुछ अगर हो सकता है जिससे हम अपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और बाकी लोगों को भी अवेयर कर पाएं कि इतनी ज्यादा इनोवेटिव है ये एग्रीकल्चर फील्ड, यहाँ पर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज जी हैं। तो आप कुछ ऐसा जी वीडियो के माध्यम से या किसी माध्यम से कोशिश कीजिए कि वो प्रोवाइड कर सके, एक बड़े स्केल पे हम उसको जरूर पहुंचा जरूर सके ताकि। जरूर जी जरूर मैम। जरूर। हाँ जरूर, बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा और ये आपने बहुत अच्छा सोचा। इट इज समथिंग वेरी गुड। क्योंकि अगर हमें बच्चों को लाना है इस फील्ड में तो हमें उन्हें बताना है कि सिर्फ आपको मिट्टी से ही हाथ नहीं वो गंदे करने हैं। आपको जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनना है। और कैसे आप जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं, आपका इंटरेस्ट देख के, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में, तो उसी तरीके से हम उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। जी, डेफिनेटली। बहुत जी। बहुत तो धन्यवाद। हम बहुत मेले अच्छी में चर्चा आए चल तो रही है। मेले में जी, आए। मेरी चलिए दोनों दिन ठीक ड्यूटी है। है मेले में, आप चिंता ना कीजिए। हाँ, मैं ऊपर गार्डनिंग किया हुआ है, अपना मिट्टी डाल के पूरा क्यारी बनाया हुआ है, उसमें भी डालते हैं। एक्चुअली हम्म। हमारा वाटर प्रूफिंग का फील्ड है, तो मैंने जी पूरे छत में वाटर प्रूफिंग। हेलो, अभी बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी। मदन जैडा जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन लगता है मदन जैडा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर हम लोगों के बीच जो जुड़े हुए हैं, फीफा 26, राकेश मनचंदा जी। हेलो। जी, हेलो। राकेश मनचंदा जी, आप ऑडियो में ही बोलिए, हाँ वीडियो जी, नहीं आ रही उदय है। जी, आपका धन्यवाद, आपने इनवाइट किया और इसमें जुड़ने का मौका मिला। काफ़ी नई चीज़ें पता चल रही हैं। वैसे अलग अलग देशों में अगर गुलाब लाल है और उसका हाइब्रिड चेंज होता है तो वो पॉसिबिलिटीज होती हैं। हेलो। अब बोलिए, आवाज आ रही है, नहीं तो बताई जाएगी। हेलो। मनचंदा जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। दे, देखिए, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ और आवाज़ बीच में कट रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे जर्नलिस्ट की स्पीकर थे और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थी उन्होंने बताया। एनसीईआरटी की जो एक्सपर्ट हैं रानी केत से, उन्होंने भी अच्छे से बताया कि किस तरीके से जो विज्ञान है वो आकर्षित कर रहा है और प्रकृति से जन्मा विज्ञान जो है वो लगातार आकर्षित कर रहा है बच्चों को, और उसमें वुमेन की और गर्ल्स की संख्या भी बढ़ रही है। मेन चीज है कि ये जो कुंडलियां हम मिला रहे हैं और इनको इनको जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इसमें हमें फोकस ये भी करना चाहिए कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो केवल और केवल 65 पैसे 100 रुपए
पर ही क्यों सीमित है इंडिया में। और बहुत दिक्कत ये होती है कि पूरी दुनिया में R&D के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। आपने खुद ही बताया 1930 में एक ही ब्रिटिश इंडिया में एक ही रमन इफेक्ट पर इंडियन को नोबेल फिजिक्स प्राइज मिला है। बाकी जो भी इंडियंस थे वो इंडिया की नागरिकता छोड़ करके अमेरिका की सिटीजनशिप में उन्होंने जो है नोबेल साइंस जी प्राइज जी राकेश मनचंदा जी, लिया है। राकेश जी मनचंदा जी, ठीक है। वो सारी जानकारी हो गई है। राकेश मनचंदा जी, थोड़ा सा मैं आपको रोकना इसलिए चाहूंगा क्योंकि निखिलेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, और मैं चाहूंगा कि निखिलेश मिश्रा जी हम लोग एक कार्यक्रम के चेयर कर रहे हैं, और साइबर आ- एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर JNNURM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनसे हम लोग जानेंगे। मैं अपनी मैं बात उनसे को जानना चाहूंगा कि जिस तरह से AI का स्कोप बढ़ता जा रहा है, उसमें कैरियर की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। तो निखिलेश मिश्रा जी, आपका क्या कहना रहेगा? पहले तो उदय मन्ना जी एवं RJS PBH ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। क्या वीडियो पहले में और वीडियो आपकी वीडियो आ सकती है? हाँ, एक्चुअली नेटवर्क का इश्यू है तो थोड़ा सा इस वजह से प्रॉब्लम है। तो इसमें आज थोड़ा सा लेट भी हो गया ऑफिशियल मीटिंग की वजह से। बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, आजकल एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि AI और इससे जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी वजह से नौकरियों में बहुत फर्क पड़ेगा। ये बात गलत है। सोशल मीडिया में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो पहले तो मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगा कि ये बात गलत है कि इसका नौकरी कम हो। 90 के दशक में जब कंप्यूटराइजेशन यहाँ पर आया था, तब एक मार्केट में हवा उड़ गई थी कॉरपोरेट में कि कंप्यूटराइजेशन आ जाने से, डिजिटाइजेशन हो जाने से नौकरियां कम हो जाएंगी, लोग निकाल दिए जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई नई तकनीकी आती है तो रोजगार की प्रकृति बदल जाती है। जैसे आज जब AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो भविष्य में बहुत संभावना है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम चेंज हो जाएंगे। उनमें AI शामिल किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेशनल कोई भी कोर्स आप करेंगे तो उसका एक अंग बन जाएगा। लेकिन अक्सर देखने को मिल रहा है कि लोग बच्चों को डरा रहे हैं कि AI आ गया है, नौकरी कम हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए। कोई भी तकनीकी आने के बाद रोजगार कम नहीं होते, बल्कि वो सेवा के अवसर और ज्यादा दे देता है। उसकी प्रकृति बदल जाती है, रोजगार के अवसर की प्रकृति बदल जाती है कि किस तरह के रोजगार आएंगे। तो इसमें मनोबल अपना मजबूत रखें और पढ़ाई करते रहें, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें। किसी भी नकारात्मक विचार से, चाहे सोशल मीडिया हो या आपके आसपास की कम्युनिटी हो, उससे दूर रहें। सकारात्मक चीजों को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हमेशा कामयाब होते हैं। हमें किसी भी बिंदु के हमेशा सकारात्मक पहलू को खोजना चाहिए। उसके नकारात्मक तथ्यों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये हमारा सबसे पहला संदेश है आप लोगों को कि पॉजिटिव जो उसके पहलू हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। अब दूसरी बात, सवाल पूछना, खोज करना, ये सब विज्ञान के अंग हैं। तो विज्ञान का निखिलेश जी, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। तो ये तकनीकी बाधा जो है प्रोग्राम में आ रही है।
प्रोग्राम को यहाँ पर, क्योंकि 8:41 हो रहे हैं, आप सभी लोगों जैसे को छात्रों के लेक्चर लिए, की, अच्छा इधर कुछ नेटवर्क का इशू है शायद। ना तो अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी जी, तो बच्चों को देखिए कि पहले आप लोगों को कोई चीज पढ़नी होती थी तो आप बाजार जाते थे, उसकी पुस्तक ढूंढते थे, सबसे अच्छा राइटर कौन है, और उसके बारे में फिर एनालिसिस करते थे, फिर उसको परचेज करते थे। आज कितना सुविधाजनक हो गया है, आप एआई पर जाइए, जीपीटी पर जाइए, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप उससे समझ सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं। अगर उसको और ज्यादा विस्तार से समझना है तो बच्चे उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे और विस्तार से बताओ। मल्टीलिंगुअल है, आप इंग्लिश में पूछिए, हिंदी में पूछिए, तमिल में पूछिए, तेलुगु में पूछिए। तो ये वो पहलू हैं जो पॉजिटिव पहलू हैं, आपको इनको देखना चाहिए। आपकी पढ़ाई कितनी आसान हो गई, आपकी रिसर्च कितनी आसान हो गई, आपकी मेहनत कितनी बच गई। अब आपको बाजार नहीं जाना है, किताब नहीं ढूंढना है, इतने सारे एआई टूल हैं कि आप उनका इस्तेमाल करके उन चीजों पर रिसर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर आप उसको एग्जाम्पल के साथ में समझ सकते हैं, अपनी भाषा में समझ सकते हैं। ये सब पॉजिटिव पहलू हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में निगेटिविटी बहुत ज्यादा फैली हुई है, अनाप शनाप कुछ भी करके अभियान चलाया जा रहा है। आपको उसको ध्यान नहीं देना है। जो फैक्ट है वो ये है कि इसका ये पॉजिटिव चीज है, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज है, आगे आने वाले समय में आपको अवसर देने वाला है, आगे आने वाले समय में करियर के लिए अनेक क्षेत्र खोलने वाला है। एआई केवल ऐसा नहीं है कि केवल एआई इंजीनियर, एआई का ही सब कुछ होता है, उससे हर चीज आती है। एआई के बहुत सारे अंदर भी माइक्रो लेवल पर पार्ट्स हैं। तो ये नौकरियों का सृजन करेगा, नई नौकरियों का सृजन करेगा। मैंने बताया आपसे शुरुआत में ही कि रोजगार खत्म नहीं होगा, रोजगार की प्रकृति बदल जाएगी। जब भी कोई नई तकनीकी आती है तो रोजगार की प्रकृति बदल जाती है कि अब जो रोजगार आ रहे हैं उसमें एआई मैंडेटरी हो जाएगा। तो बच्चों को इसमें मोटिवेट होना चाहिए। और मैं अंत में ये ज्यादा आपका समय न लेते हुए ये संदेश दूंगा कि जो नई भी तकनीकी इंट्रोड्यूस हो रही है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो आप लोग अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखें, तैयारी जारी रखें, और इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। निखिलेश मिश्रा जी, साइबर एक्सपर्ट। तो अब कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाजत दीजिए आप लोग, क्योंकि समय जो है निर्धारित जो था उससे 15 मिनट ऊपर ही हो गया है, और रात का समय है, 9:45 बजने जा रहे हैं। तो उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, एक बार आप मंच पे आएंगे क्या? जी जी जी। जी, धन्यवाद ज्ञापन आप करें। जी, मैं सबसे पहले जो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु जैन जी और मदन जारा जी, और अंत में नीलेश मिश्रा जी, राकेश मनचंदा जी, राकेश सरोलिया, सरिता कपूर और डीपी कुशवाहा जी, आरएस कुशवाहा जी, सारे लोग आए। हमारे गांव से भी एक चाचा मेरे जुड़े थे, लेकिन वो थोड़ा सा बीच में ही निकल गए, चले गए थे। और शुभम सिंह, सुब्राज सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी धन्यवाद हमारी टेक्निकल टीम की है, जो हमें आज जो है ये सारे प्रोग्राम को कवर किया है, और यूट्यूब चैनल पे भी जा रहा है सारा प्रोग्राम। और उदय मन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो है आज की प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज किया, और को ऑर्गेनाइजर के नाते मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे इस प्रोग्राम में टीफा 26 525वीं वेबिनार था हमारा, और इसको जो है पॉजिटिव मीडिया की ओर से जो है चलाई जा रही है, और हम लोगों ने आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया के सदस्य हैं। 26 का है हम लोगों ने, और इसको मन्ना जी ने 2047 तक का जो है पॉजिटिव मीडिया का वो रखा है, उसको हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों की सहयोग मिलती रहेगी तो ये पॉजिटिव मीडिया हमारा बहुत
बहुत आगे तक जाएगा, देश की नाम करेगा। देश विदेशों में हमारे लोग टीफा 26 के जो है सदस्य हैं, उन सभी को, जो भी यूट्यूब और इस पे हमारी प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मन्ना जी। धन्यवाद उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी। और मेरी तरफ से भी सभी अतिथियों का, प्रतिभागियों का और टेक्निकल टीम का, क्रिएटिव टीम, प्रेस रिलीज की टीम जो है और सोशल मीडिया टीम, उन सबका धन्यवाद। 26 फरवरी 2026 को हम लोग 3 दिवसीय 25 से लेकर 27 फरवरी तक चलने वाले पूसा कृषि विज्ञान मेला का दौरा करेंगे और वहां पर डॉक्टर रितु जैन जी से भी मिलेंगे और फिर हम लोग उसको किसानों की बात, एग्जीबिटर्स की बात, जो सेमिनार चल रहे हैं उन विषयों पर और जो प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, उन सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे और फिर वो न्यूज़लेटर में और किताब के अंदर वो आएगा। प्रेस रिलीज भी इसकी जारी होगी। कल प्रेस रिलीज आज के कार्यक्रम की जारी हो जाएगी और मेले की प्रेस रिलीज अलग से जारी की जाएगी, क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार का जो है, उसकी देश में सबसे बड़ी जन भागीदारी हो रही है। 525वें कार्यक्रम तक हम लोग पहुंचे हैं और 2047 तक ये कंसिस्टेंसी के साथ चलने वाला है। तो इसका एक इतिहास भी बन रहा है, इसलिए दस्तावेजीकरण पर बहुत ज्यादा जोर है हम लोगों का। न्यूज़लेटर में ये सारी चीजें आपको 28 फरवरी को जब हम लोग कनॉट प्लेस में फागुन उत्सव मनाएंगे, ऋतुराज बसंत का संदेश देने की कोशिश करेंगे, प्रकृति के साथ कैसे जीना है, प्राकृतिक होली क्या क्यों जरूरी है, इन सब चीजों की चर्चा करते हुए होली स्नेह मिलन टीफा 26 का होने वाला है। तो आप सभी जुड़े। विज्ञान को कैरियर के रूप में क्यों अपनाना जरूरी है, इन सब चीजों पर बहुत ही सारगर्भित सकारात्मक चर्चा हमारे विद्यार्थियों को, गार्जियन को और हमारे शिक्षक को निश्चित रूप से उत्प्रेरक का काम करें। सकारात्मक सॉन्ग के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि सकारात्मक सॉन्ग के साथ इसका जय हिंद। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।